Hello students, I am Pooja and welcome back to our own YouTube channel Ashish Tiwari. Through this channel, we are presenting you the most important question video series, and the first video of the video series would be of English subject, which is English, Life and Literature. ये जो वीडियो है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर मिलेंगे, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कोई भी रैंडमली पिक्ड क्वेश्चंस नहीं है. ओवर द ईयर्स आपके जितने भी टॉपिक्स हैं जिनमें से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है एंड टीचर्स के सजेशन के बेसिस पर ये सिलेक्शन इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है. तो अगर आप ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लेते हैं तो आप ये समझ सकते हैं दैट 80 to 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा. ठीक है, तो ये सिंगल वीडियो आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सिर्फ ये वीडियो देखकर आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अगर आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखते हो तो. ठीक है, तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज मैनी मोर सब्जेक्ट्स एंड वीडियोज़ आर कमिंग योर वे. और हाँ, इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है. द स्पेशल ऑफर इज, वीडियो के बीच में मैं आपसे कहीं से भी 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ इसी सब्जेक्ट में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी में से ही मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, द 3 क्वेश्चंस. एंड जो भी स्टूडेंट मुझे इनका सही जवाब देगा उन 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स. आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलने वाले हैं एंड विनर्स को अनाउंस किया जाएगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आशीष तिवारी के नाम से ही है. तो अगर आपने नहीं उनको फॉलो किया है तो मेक श्योर यू फॉलो द चैनल बिकॉज वहाँ पे विनर्स को अनाउंस किया जाएगा. तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन मैं किसी भी मोमेंट आपसे पूछ सकती हूँ. एंड सबसे बेस्ट बात ये है एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वीडियो सीरीज इज़, हमारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. आपको 100% फ्री वीडियो सीरीज़ मिल रही है यहाँ पर. ठीक है, लेकिन अगर आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स के, इन्हीं वीडियो सीरीज़ के आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए, तो आप पेड नोट्स भी अवेलेबल है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में. ठीक है, प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है. तो डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं. एक नोट्स का प्राइस 50 रुपीज़ होने वाला है और जो कि एक लिमिटेड टाइम तक ये ऑफर रहने वाला है. तो मेक श्योर आप वीडियो को देखते ही नोट्स को परचेज करो अगर आप करना चाहते हो तो, और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को आपने बहुत ध्यान से देखना है. तो शुरू करते हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश, लाइफ एंड लिटरेचर. ठीक है, जीई जेनरिक इलेक्ट्रिक का आपका ये सब्जेक्ट है. इवन दो इसकी कोर्स क्रेडिट की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, बट ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं. ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कमेंट ऑन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम ट्यूजडेज विद मोरी. ठीक है, द कल्चर वी हैव डज नॉट मेक पीपल फील गुड अबाउट themselves. We are teaching the wrong things and you have to be strong enough to say if the culture doesn't work, don't buy it, create your own. अच्छा, देखो अभी हम आसान भाषा में एक बार इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि यहाँ पर कहना क्या चाहता है राइटर. ठीक है, सबसे पहले ये जो आपका लाइन है, ये जो सेंटेंस है, ये लिया गया है ट्यूजडेज विद मोरई. ठीक है, ये आपका चैप्टर है जिससे ये स्टोरी है जहाँ से ये लिया गया है. एंड द राइटर इज मिच एल्बम. ठीक है, MITCHALBOM. ठीक है, ये यहाँ के राइटर है. तो देखो राइटर यहाँ पे क्या कहना चाहता है. राइटर कहता है कि जो सोसाइटी और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो लोगों को ना गलत वैल्यूज़ सिखा रहा है. क्या गलत वैल्यूज़ सिखा रहा है कि भाई पैसे के पीछे भागो, स्टेटस, लुक्स ज़रूरी है, कंपटीशन. इसकी वजह से लोग ना खुश होना बंद कर देते हैं. जैसे आज के टाइम पे सोशल मीडिया चल रहा है. आप एक चीज़ बताओ, हाँ सोशल मीडिया पे आपको हमेशा खुश दिखाएंगे, बट क्या लगता है आपको, क्या आप अपने खुद के इंस्टाग्राम पे कभी रोती हुई पिक्चर डालोगे? नहीं डालोगे, राइट. ऑल पीपल मेंशन देयर हैप्पी मोमेंट्स, बट क्या वो सच में इतने ज़्यादा खुश है? क्या नहीं है. और क्योंकि सबको जस्ट बिकॉज हमें अच्छी अच्छी फोटोज़ दिखती हैं, लोग क्या इमेजिन करते हैं, ओ माई गॉड माई लाइफ इज़ सो बैड, दे आर सो हैप्पी. यहाँ से लोगों के एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है एंड दे स्टार्ट फीलिंग अनहैप्पी.
ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है और वो खुद से सेटिस्फाई नहीं रह पाते हैं। राइटर कहना चाहता है कि सोसाइटी जो सिखा रही है उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। इफ द कल्चर अराउंड यू इज अनहेल्दी और रॉन्ग, यू शुड बी स्ट्रांग इनफ टू रिजेक्ट इट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग अदर्स, दूसरों को कॉपी करने की बजाय खुद की वैल्यूज़ और खुद का जीने का तरीका आपको अच्छा रखना चाहिए एक अच्छी और खुशी वाली ज़िंदगी जीने के लिए। ठीक है, ये इसका एक मैं कह सकती हूँ कंक्लूजन था। यही क्वेश्चन को दूसरी भाषा में पूछा गया है, हाउ डज मोरई परसीव पॉपुलर कल्चर, हाउ डू मिथ्स इंटरेक्शन विद मोरई encourage him to question materialistic and competitive aspect of the modern culture and the negative impact of media। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मोरई जो है वो आज के पॉपुलर कल्चर जहाँ पर पैसे को, स्टेटस को, लुक्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो इस कल्चर को कैसे देखते हैं। ठीक है, हाउ डू मिथ्स इंटरेक्शन, मिथ के साथ जो इनकी इंटरेक्शन हो रही है वो कैसे एनकरेज करती है कि वो मटीरियलिस्टिक और कॉम्पिटिटिव आस्पेक्ट जो है आज के टाइम पे मॉडर्न कल्चर की और हमारे सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट की, उसके बारे में उनका क्या सवाल है, वो क्यों इस चीज़ को क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्यों इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन और देखो मैं आपको चीज़ बताती हूँ, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पर मैं ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि ये आपका पार्ट है, आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे मेन बॉडी पर क्योंकि वो समझ में आना इंपॉर्टेंट है। अगर मेन बॉडी आपको अच्छे से समझ आ गई तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप खुद लिख लोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है भाई, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो लिख दो थोड़ा, अभी ये पूछ रहा है और हम इसके बारे में ये थोड़ा लिखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वही होता है, कंक्लूजन जो पूरे आंसर में जो आपने लिखा है उसी को समराइज करके कंक्लूजन लिख दो, वही कंक्लूजन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे आप। इन ट्यूजडे विद मोरी शीवर्ट्स strongly criticizes modern popular culture from promoting materialism, competition, selfishness and emotional emptiness। मोरई शीवर्ट्स क्या कहते हैं कि आज का जो मॉडर्न कल्चर है जो कि मटेरियलिज्म, कंपटीशन, ठीक है, सेल्फिशनेस और इमोशनल एम्प्टीनेस को जो प्रमोट कर रहा है, ये बहुत ही एक गलत है। थ्रू दिस कॉन्वर्जेशन विद मिच एल्बम के साथ अपनी कॉन्वर्जेशन के दौरान मोरई कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो लोगों को सिखा रही है कि पैसा, फेम, स्टेटस, सक्सेस, इन सब को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए बल्कि प्यार, रिलेशनशिप एंड ह्यूमन कनेक्शन। आज के टाइम पे क्या सिखाते हैं, ओके यू अलोन आर इनफ, यू डोंट नीड एनीबडी, ठीक है, सेल्फ लव, ये वो। बट एक चीज़ हम भूल जाते हैं, आई एम नॉट सेइंग दीज थिंग्स आर रॉन्ग, these are very right, you should always have self love, but we are humans are created for connection। आप खुद experiment this upon yourself for 6 months, do not go anywhere, just be in your room, and the mental distress you're going to feel is so consuming you won't even know about it। ठीक है, वो जो मेंटल स्ट्रेस आपके अंदर होता है जब आप लोगों से नहीं मिलते हैं, जब चिड़चिड़ापन होना, आई हैव सीन मैनी पीपल कि वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, अपने रूम में रहते हैं एंड दे डोंट इवन नो हाउ टू बिहेव इन लाइक हाउ इज़ द नॉर्मल बिहेवियर इन द पब्लिक एरिया। ओके, तो हमारी बॉडी, हमारा एक जो क्रिएशन है वो इसी तरीके से हुआ है, वी आर बिल्ट फॉर कनेक्शन। ठीक है, अगर आप शेर को ये कहोगे दैट यू आर नॉट अलाउड टू ईट मीट टुडे, यू हैव टू बिकम अ वेजिटेरियन, शेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसकी बॉडी इस तरीके से बिल्ट नहीं हुई है। बिल्कुल वैसे ही ह्यूमंस आर बिल्ट फॉर कनेक्शन। राइटर कहता है कि लोग आज के टाइम पे पैसे को, फेम को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि वो भूल जाते हैं कि प्यार, रिलेशनशिप, इंसानों के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द स्टेटमेंट द कल्चर वी हैव डज नॉट मेक पीपल फील गुड, आज का जो कल्चर है वो लोगों को अच्छा फील नहीं करा रहा खुद के बारे में। Create your own reflects Murray's belief that individuals should reject harmful social values। हार्मफुल सोशल वैल्यूज़ को रिजेक्ट करके एक पर्सनल कल्चर बेस्ड ऑन कंपैशन, मीनिंग एंड ह्यूमैनिटी पे उनको बनाना चाहिए। ठीक है, मिथ्स इंटरेक्शन विद मुर्रे ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हिज थिंकिंग। मिथ से बात करके उनकी जो उनकी थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बदल जाती है।
Before reconnecting with Murray, Mitch was trapped in a work-centered and materialistic lifestyle. भाई मिच का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा था कि वो काम करता है पैसे के लिए एंड पैसा उड़ाता है, तो मतलब पैसा आता है तो ऑब्वियसली उसके खुद के कुछ एक्सपेंसेस हैं एंड कुछ लग्जरीज भी हैं, ठीक है। तो मुरई से मिलने के बाद मिच को समझ आया कि लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग्स। हाउएवर, Murray's wisdom encourages him to question the competitive nature of the modern society. मुरई से बात करने के लिए मुरई से बात करने के बाद मिच जो है वो एनकरेज हो जाता है कि ये जो कॉम्पिटिटिव नेचर है आज की मॉडर्न सोसाइटी का और ये जो गलत इन्फ्लुएंस है मीडिया का और कंज्यूमर कल्चर का, इसे मुझे क्वेश्चन करना चाहिए, ये क्यों हो रहा है और ये कौन चीज़ें ये प्रमोट कर रहा है, ठीक है। मेन बॉडी पे आते हैं। Murray's criticism of the popular culture. Murray का मानना है कि जो अमेरिकन कल्चर है fails to make people truly happy. वो लोगों को सच में खुश नहीं कर रहा है क्योंकि ये एक्सटेंसिवली इसका जो मेन फोकस है वो वेल्थ है, सक्सेस, पावर एंड कंपटीशन। उनका कहना है कि सोसाइटी जो है वो कॉन्स्टेंटली लोगों को ये बता रही है कि मोर इज़ गुड, और लेते रहो, ठीक है, विच पुशेज इंडिविजुअल्स इनटू एन एंडलेस मटीरियल परसूट। लोगों को एक एंडलेस मटीरियलिस्टिक परसूट में उनको भेज देती है। वो एक रोलर कोस्टर राइड पर चढ़ जाते हैं जहाँ से वो उतर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। रोलर कोस्टर राइड किस चीज़ की मटीरियलिस्टिक चीज़ों की। मुरई आर्ग्यू करता है कि लोग जो है वो इमोशनली एम्प्टी होते जा रहे हैं बिकॉज दे ट्राई टू रिप्लेस लव एंड ह्यूमन कनेक्शन विद पोजेशन एंड स्टेटस। प्यार और ह्यूमन कनेक्शन तो कैसे होगा, बिकॉज आज के टाइम पे ना तो आप हैव यू नोटिस दैट नाउअडेज यू डोंट इवन सी मैनी चिल्ड्रन आउटसाइड। छोटे बच्चे आपको बाहर खेलते ही नहीं दिखेंगे, राइट। तो कुछ तो हमारी मॉडर्न सोसाइटी ऐसी हो गई है कि अब फिज़िकल एक्टिविटी तो होती ही नहीं है, राइट। बहुत ऐसे अभी भी है थोड़े बहुत बच्चे, बट इट्स वेरी लेस कंपेयर टू द ओल्डर टाइम्स, ठीक है। तो यही है कि जो आज का जो मॉडर्न कल्चर है उसकी वजह से जो खालीपन आ गया है, क्योंकि स्टेटस और पोजेशन को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि ह्यूमैनिटी पीछे चली गई है, ह्यूमैनिटी बैक सीट ले चुकी है। वो एक्सप्लेन करते हैं दैट मैनी पीपल आर स्टार्विंग फॉर लव। आपने देखा होगा हर जगह दैट इवन दो पीपल, आई मीन देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ इट, लाइक पीपल हु आर extremely happy on social media, sometimes we see that person has done a suicide, उन्होंने सुसाइड कर लिया। जो पर्सन इंस्टाग्राम पे इतना खुश दिख रहा है, इतनी अच्छी लाइफ जा रही है, पैसे कमा रहा है, एंड एक दिन बाद दिखता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है, लोग पीपल आर स्टार्विंग फॉर लव बट मिस्टेकनली सर्च फॉर फुलफिलमेंट इन मटीरियलिस्टिक थिंग्स। लेकिन गलती से, क्योंकि उन्हें असली प्यार का मतलब नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी फील ही नहीं किया, तो उससे जो गलत फहमी हो जाती है वो मटीरियलिस्टिक थिंग से पूरा करने की सोचते हैं, कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करते हैं। इन मुरईज व्यू, मुरई का कहना है कि मनी एंड पावर कैन नॉट प्रोवाइड इमोशनल नरिशमेंट, पीस एंड मीनिंग इन योर लाइफ। पैसे और पावर आ जाने से ज़रूरी नहीं है कि आपको अंदर से एक फुलफिलमेंट, शांति फील होगी, आपकी लाइफ में कुछ मीनिंग आएगा। जबकि जो सच्ची खुशी है वो रिलेशनशिप, कंपैशन, ऑनेस्टी एंड सर्विस टू अदर्स से आती है। असली खुशी का मतलब कहाँ से आता है? रिलेशनशिप से, कंपैशन से, ऑनेस्टी एंड सर्विस टू अदर्स, दूसरों की मदद करना। मुरई क्रिटिसाइज करते हैं द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द सोसाइटी। उनका कहना है कि मॉडर्न कल्चर encourages people to compare themselves constantly with others। आप अपने आप को मतलब कि हमेशा कंपेयर करते रहते हो, एंड आप कभी कभी अनकॉन्शियसली करते हो ये चीज़ें। यू डोंट डू इट एवरी टाइम सबकॉन्शियस, आप जानबूझ के नहीं करते हो, आप अनकॉन्शियसली ये चीज़ें कर रहे हो, तो आपको खुद भी नहीं पता है, बट यू डू सच टाइप ऑफ थिंग्स, राइट, लीडिंग टू जेलेसी। यहाँ से क्या होगा? जेलेसी आती है, ठीक है, इनसिक्योरिटी एंड डिससेटिस्फैक्शन। अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉम्पिटिशन। नरेटर कहते हैं कि भाई मेरे हिसाब से ज़िंदगी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है।
सुपीरियॉरिटी यानी कि लोगों को पीछे छोड़ने की बजाय इंडिविजुअल्स शुड अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड ट्रूथ ऑफ देयर प्रेजेंट लाइव्स। ज़िंदगी में आज क्या हो रहा है, आज हमारे पास क्या है, उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। एक और जो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है मुरई के क्रिटिसिज्म की, जो एक और बहुत बड़ी चीज़ जो वो अपोज करते हैं इज़ हिज अपोजिशन टू सेल्फलेसनेस क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक प्रेशर। इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से जो लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो फियर और इनसिक्योरिटी है वो लोगों को सिर्फ खुद पर फोकस करने के लिए मजबूर कर देती है और वर्शिप मनी लाइक गॉड। अब क्योंकि अब एक फॉर एग्जांपल आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर आप अपनी लगभग 60% लोगों से नीचे हैं, तो वहाँ पर आप क्या, अब ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है दैट वी कॉन्स्टेंटली कंपेयर आवरसेल्व्स टू देम। ठीक है, तो हम उनको कंपेयर करेंगे, हमको इन्फीरियर फील होगा और उनसे सुपीरियर होने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है पैसा कमाएंगे, राइट। हम पूरा दिन रात लगा देंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। और वही चीज़ नैरेटर अपोज करते हैं कि अगर आप अगर आप सेल्फलेस हैं, अगर आप संतुष्ट हैं, तो आप वहाँ तक नहीं जाएंगे। ठीक है, सच अ कल्चर, ऐसा जो कल्चर जो आज सोसाइटी में बन चुका है वो ह्यूमन इम्पैथी को और कम्युनिटी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, क्रिएट योर ओन कल्चर। मुरई की फिलॉसफी क्या कहती है कि लोगों के बनाए हुए कल्चर पे चलने से अच्छा खुद का कल्चर बनाओ। मुरई ये सजेस्ट नहीं करते कि सोसाइटी की एस्पेक्ट को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दो, कि मतलब कि सोसाइटी को छोड़ो, खुद का ही कुछ बनाओ, नहीं, वो नहीं कह रहे। इंस्टेड ही एडवाइजेस पीपल टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड क्रिएट देयर ओन पर्सनल कल्चर बेस्ड ऑन द मीनिंगफुल वैल्यूज़। आपकी लाइफ में आपके लिए क्या वैल्यू रखता है, आप उनके बेसिस पर अपना कल्चर बनाइए। उनका कहना है कि इंडिविजुअल्स शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट सोसाइटी स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस। सोसाइटी के स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस को ना मानते हुए अगर आप खुद के ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जो आपको खुश रखे और इमोशनली आपको कनेक्टेड रखे टू द पीपल यू लव, टू द पीपल यू मीन। ओके, फॉर मुरई मीनिंगफुल कल्चर इज बिल्ट ऑन लव। मुरई का मानना है कि जो मीनिंगफुल कल्चर है वो प्यार, दोस्ती, कंपैशन, फैमिली, कम्युनिटी एंड इमोशनल ऑनेस्टी से बनता है। वो एनकरेज करते हैं मिच को टू डिवोट हिमसेल्फ टू लविंग अदर्स। दूसरों से प्यार करो, पीपल हु आर क्लोज टू यू, यू शुड ट्रीट देम वैल्यूएबल एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू सोसाइटी इंस्टेड ऑफ चेजिंग फेम एंड वेल्थ। पैसा और फेम की तरफ भागने से अच्छा आप कोई ऐसा काम करो जो आपकी सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे हमारे मिस्टर रतन टाटा। वो कभी सक्सेस और फेम के पीछे नहीं थे, लेकिन वो सोसाइटी को अच्छा बनाना चाहते थे। तो ऑब्वियसली फेम और वेल्थ तो उनके पास ऑटोमेटिकली आ गया, लाइक वेल्थ तो उनकी जनरेशन से चलती आ रही है, बट फेम उनको जो मिला है, जो रिस्पेक्ट उन्होंने कमांड की है लोगों से, वो हर कोई नहीं गेन कर पाता है, राइट। मुरई हिमसेल्फ प्रैक्टिसेस दोज वैल्यूज थ्रू आउट हिज लाइफ। ऐसा नहीं है मुरई सिर्फ ज्ञान देते, उन्होंने खुद ये प्रैक्टिसेस की हैं। इवन वाइल डाइंग फ्रॉम ALS एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है जहाँ पर एक पर्सन का बॉडी पूरा लॉकअप हो जाता है। वो ऐसे मतलब लाइक उसको एक टाइप का पैरालिसिस हम कह सकते हैं, जहाँ पर ना तो वो मूव कर सकते हैं। बेसिकली ALS के बाद पर्सन डाई ही हो जाता है क्योंकि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लाइक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो ALS से मरते जब वो उस प्रोसेस में थे, ही रिमेन्ड इमोशनली कनेक्टेड टू द पीपल अराउंड हिम। अपने आसपास के लोगों से वो इमोशनली कनेक्टेड थे। हिज हाउस इज़ ऑलवेज फिल्ड विद विजिटर्स। उनके घर पे लोग आते ही रहते थे। कॉन्वर्जेशंस, अफेक्शन एंड ह्यूमन वार्मथ। मिच नोटिसेस दैट मुरई हैड क्रिएटेड अ कोकून ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। मुरई ने अपने आसपास एक कोकून क्रिएट कर लिया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, दैट गिव्स हिज लाइफ मीनिंग एंड रिचनेस डिस्पाइट फिजिकल सफरिंग। फिजिकली सफ़र वो कर रहे थे, लेकिन उनकी लाइफ को एक उस टाइम पे भी मीनिंग था, उस टाइम पे भी, मरते वक्त भी वो एक अमीर इंसान थे, वेल्थ के मामले में नहीं बल्कि रिच इन ह्यूमैनिटी। Murray also believes that human beings should recognize their shared humanity rather than divide themselves. भाई इंसानियत को शेयर करो, अपनी वैल्यूज़ को शेयर करो, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग themselves by race, religion, gender और स्टेटस। अपने आप को इन रेसेस पर डिवाइड करने की बजाय ह्यूमैनिटी
से आप अपने आप को कंपेयर करो। वो एम्फसाइज करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, म्यूचुअल केयर एंड एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। मिच ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मुरई's टीचिंग। मुरई से बातें करने के बाद, उनकी फ़िलासफ़िकल चीज़ें, उनकी फ़िलासफ़िकल बातें सुनने के बाद मिच के अंदर क्या चेंजेस आए। स्टार्टिंग में बहुत थोड़े थे। मिच इज़ पोर्ट्रेड एज अ वर्काहोलिक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑब्सेस्ड विद सक्सेस। वर्काहोलिक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है जो ऑब्सेस्ड है सक्सेस, करियर अचीवमेंट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से। उन्होंने आइडियलिज्म और वैल्यूज़ को बिल्कुल लगभग मानो छोड़ ही दिया था, ठीक है, जो मुरई से उन्होंने एक टाइम पे सीखी थी। हिज लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड डेडलाइंस। उनकी ज़िंदगी में डेडलाइन, पैसा, स्टेटस, प्रोफेशनल कंपटीशन ही था, कुछ था वो। हावेवर मुरई से दोबारा मिलने के बाद मिच ने अपनी प्रायोरिटीज़ को रीइवैल्यूएट किया। ड्यूरिंग देयर ट्यूसडे मीटिंग्स मिच ग्रेजुअली रियलाइजेस। ट्यूसडे मीटिंग के दौरान मिच को रियलाइज़ होता है कि कितना खाली और स्ट्रेसफुल है उनका मटेरियलिस्टिक लाइफ। मुरई's लेसन हेल्प्स हिम रीडिस्कवर यूनिवर्सल वैल्यूज़। उनकी यूनिवर्सल वैल्यूज़ क्या? लव, फ्रेंडशिप, एम्पैथी एंड ह्यूमन कनेक्शन। मिच बिकम्स इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द सुपरफिशियलिटी ऑफ सेलिब्रिटी कल्चर एंड मीडिया ऑब्सेशन। सेलिब्रिटी कल्चर और मीडिया ऑब्सेशन को वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखते हैं। वाइल कवरिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड वर्किंग इन द मीडिया इंडस्ट्री ही नोटिसेस शैलो एनवायरमेंट फोकसेस ऑन फेम एंड पब्लिक इमेज। शैलो एनवायरमेंट, खाली चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं, जो लोग, आई मीन आई वुडंट से एवरीबडी, बट समटाइम्स क्या होता है कि जिन लोगों के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, जो लोग शायद लाइफ में अनअवेयर है, वो हमेशा माइंडलेस चीज़ों को वो फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटी कौन लोग होते हैं? वो लोग जो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं एंड पीपल फॉलो देम। देर लाइक, I have seen many people say that I'm a fan of that person is an inspiration to me, and I always think that how is that person an inspiration to you? Okay, they work hard, I accept that, but because the line of work is very different. A person who is an office worker, how is he inspired from a person who has really different work culture than that? Okay, so sometimes it's difficult and people sometimes don't know the type of inspiration they are looking for. Okay, so in contrast, Murray's life is filled with genuine emotional relationship and meaningful. मुरई की जो ज़िंदगी है, मरते वक्त भी उनकी ज़िंदगी में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स थी, मीनिंगफुल इंटरेक्शंस थी। मुरई's इन्फ्लुएंस चेंजेस मिच इमोशनली। मिच को इमोशनली काफ़ी ज़्यादा उनकी बातों से फ़र्क पड़ा। शुरू में वो काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थे अपनी फीलिंग्स को बताते वक्त, लेकिन मिच जो है धीरे धीरे ओपन हुए, कंपैशनेट हुए और इमोशनली उन्होंने कनेक्शन बनाना स्टार्ट किया। उन्होंने सीखा कि जब आप एक फुल्ली प्रेजेंट होते हो, जब आप राइट नाउ जब आप बात कर रहे हो तो आप फुल्ली प्रेजेंट हो, फुल्ली इन्वॉल्व हो उस पर्सन के साथ, rather than being distracted by the ambition and world. By the end of the book ख़त्म होते होते मिच को समझ में आ जाता है कि जो सक्सेस है, बिना प्यार और रिलेशनशिप के जो सक्सेस है वो सिर्फ स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। आपके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा होगा बट आप फिर भी आपको एक खालीपन महसूस होगा। इंस्पायर्ड बाय मरई ही रिकनेक्ट्स विद हिज ब्रदर। अपने भाई से दोबारा मिलते हैं और एक वैल्यूइंग इमोशनल बॉन्ड वो क्रिएट करते हैं। मीडिया का नेगेटिव इन्फ्लुएंस। द मेमोरी ऑल्सो प्रेजेंट्स क्रिटिसिज्म ऑफ मीडिया कल्चर। मिच जो है वो जर्नलिज्म में काम करते हैं। इनिशियली वो जो है एक वर्ल्ड ड्रिवन रेटिंग को, जो मतलब कि सेलिब्रिटी गॉसिप हो गया, सेंसेशनलिज्म होता है, मतलब कि सेंसेशंस करने के लिए ऐसी तड़कती भड़कती खबरें ढूंढना, ठीक है, इन चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करते थे। मोरे रिकग्नाइजेज दैट मीडिया ऑफन प्रोमोटेड सुपरफिशियल वैल्यूज एंड मटीरियलिस्टिक सक्सेस इंस्टेड ऑफ मीनिंगफुल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। मीनिंगफुल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस दिखाने की बजाय वो हमेशा सक्सेस को मटीरियलिस्टिक चीज़ों से जोड़ते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी किसी भी एनी रूम इन द वर्ल्ड, जब भी वहाँ पर सक्सेस की बात होती है, कभी नोबडी मेंशंस दैट आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई हैव दिस पर्सन इन माई लाइफ, वी हैव दिस स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, वी शेयर एवरीथिंग विद आवरसेल्व्स। नहीं, वो सक्सेस में कभी इंक्लूड ही नहीं होता। सक्सेस के अंदर क्या इंक्लूड होता है?
I have this much property, I have this much wealth, this much shares I have in a company, I own this company, I own this land. This is what is measured by success. And ये क्या है, ये एक मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं. तो उन्होंने देखा मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन चीज़ों के अंदर. एट वन पॉइंट मिच बिकम्स अपसेट व्हेन द टेलीविजन प्रोग्राम नाइटलाइन अपीयर्स टू वेट फॉर मिस्टर वोरेज फिजिकल डिटीरियोरेशन टू क्रिएट मोर ड्रामेटिक कंटेंट. एक पॉइंट टाइम पे मिच बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं जब एक टेलीविज़न प्रोग्राम जो नाइट लाइन के नाम से है वो इंतज़ार करता है मुरई की फ़िज़िकल हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब होने तक का, कि ये और ज़्यादा ख़राब हो, तब वहाँ पर हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि वहाँ से और ज़्यादा ड्रामेटिक कंटेंट निकलेगा. अभी तो ये पर्सन, अभी तो इसको ALS हुआ है, अभी तो ये ठीक है, अभी तो ये चल रहा है, बोल रहा है, नहीं, इसकी हालत और ख़राब होने दो. जब ये बोलने लायक नहीं बचेगा, जब ये हिल नहीं सकेगा, तब हम वीडियो बनाएंगे. दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ मीडिया कैन समटाइम्स एक्सप्लॉइट सफरिंग फॉर एंटरटेनमेंट एंड पब्लिक अटेंशन. कैसे मीडिया पब्लिक अटेंशन के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए लोगों की सफरिंग का फ़ायदा उठाती है. However, Murray wisely decide to use media as a platform to spread messages. इस हालत में भी मुरई डिसाइड करते हैं कि मैं इस मीडिया का यूज़ करूँगा और प्यार, कंपैशन और ह्यूमैनिटी का लेसन दूंगा. लाइक ठीक है, जो भी मैं सोचता हूँ वो लोगों को बताऊँगा. इवन टेड कोपेल, a hardened television journalist, becomes emotionally affected by Murray's sincerity and wisdom. टेड कोपेल जो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हार्डन्ड है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो स्टर्न है, वो भी उनकी बातें सुनकर वो भी इमोशनल हो जाता है. दस, ये जो बुक है सजेस्ट करती है कि जो मीडिया इटसेल्फ है वो पूरी नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसे यूज़ हो रही है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है. मुरई यूजेस मीडिया नॉट फॉर फेम. अब मुरई जो है वो फेम के लिए मीडिया को यूज़ नहीं करता, बल्कि टीचिंग मीनिंगफुल लेसन्स अबाउट द लाइफ. ठीक है, कंक्लूजन आई होप आप कर लेंगे, या आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. इस फर्स्ट क्वेश्चन पे हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया है. ठीक है, यस, लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन. In your opinion, what are some of the significant lessons about human existence that Murray imparts to Mitch? ऐसे कौन कौन से ज़िंदगी के लेसन्स हैं जो मुरई मिच को बताते हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मुरईज व्यूज़ ऑन एजिंग. मुरई का एज होने पर क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. व्हाट लेसन्स ऑन एजिंग आर यू एबल टू डिराइव बेस्ड ऑन दीज व्यूज़. उनके व्यूज़ पर आप क्या एजिंग के ऊपर क्या लिख पाएंगे. इंट्रोडक्शन में देखो, आपको जो चीज़ें आप एक्सप्लेन करने वाले हो उनका थोड़ा थोड़ा ना आप टॉपिक लिख दिया करो. ठीक है, हाँ, मतलब आधे से एक पेज की इंट्रोडक्शन मोर देन इनफ है. अगर आप 10 मतलब कि फॉर एग्जांपल आप 6-7 पेजेस लिखना चाहते हो तो इतना लिखो, अदरवाइज हाफ पेज ऑफ इंट्रोडक्शन इज़ मोर देन इनफ. ठीक है, मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स. पहला जो लेसन उन्होंने दिया था वो प्यार और ह्यूमन रिलेशनशिप्स का क्या इम्पोर्टेंस है. One of the most significant lessons Murray teaches Mitch is that love and relationship are the foundation of meaningful life. अगर आप अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल तरीके से जीना चाहते हैं तो लव एंड रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. मुरई हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि जो मटेरियल सक्सेस, पैसा, फेम है वो इमोशनल कनेक्शन को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, ह्यूमन कनेक्शन को जो है नहीं रिप्लेस कर सकता. ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा दैट रिच पीपल, लाइक रियली रिच पीपल, पैसा है, सब कुछ है, अल्टीमेटली वो भी जो है इस चीज़ पर आ जाते हैं, या तो वो अपना स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल जाते हैं, या फिर वो अपना जो है सर्विस में लग जाते हैं. ठीक है, सर्विस देना, लोगों की मदद करना. ठीक है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा रिच है वो हमेशा कनेक्शन को ढूंढेगा. आप यू योरसेल्फ इमेजिन, ठीक है, आप बैठ के थोड़ी देर आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आपके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा है, लैंड, प्रॉपर्टी, आपके पास जो आपको बंगला चाहिए सब कुछ है आपके पास, बट आपकी लाइफ में कोई नहीं है. ठीक है, आपके मम्मी पापा गांव में रहते हैं, आपके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, तो आप 2 मिनट के लिए बैठ के इमेजिन करो आप उस चीज़ का क्या करोगे. आपने जो पैसा कमाया, वेल्थ कमाया, उससे ठीक है आप देश घूम लेना, बट आप कहीं पे भी जा रहे हो आपको वो पार्टनर नहीं मिल रहा, वो अंदर से जो एक फीलिंग आती है ना कि ही और शी इज़ द वन, वो आपको नहीं मिल रहा है.
तो आपके लिए क्या वो सब मैटर करेगा? तो वही चीज़ है। ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम पीपल हु लैक लविंग रिलेशनशिप्स, जिनकी ज़िंदगी में लविंग रिलेशनशिप्स की कमी है, वो अंदर से खाली और डिससेटिस्फाइड होते हैं। वर्ल्डली अचीवमेंट्स है लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा होता है। मुरई कहते हैं दैट प्यार देना और प्यार लेना आर ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। उन्होंने कहा था लव ईच अदर और पेरिश, या तो एक दूसरे से प्यार करो या ख़त्म हो जाओ। इस लेसन के थ्रू मिच ने ये रियलाइज़ किया दैट हिज वर्क सेंटर्ड लाइफ हैज़ डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम जेन्युइन इमोशनल रिलेशंस। इतना ज़्यादा काम का लोड हो गया है कि मिच जेन्युइन रिलेशनशिप्स को भूल गए हैं। मुरई की टीचिंग उन्हें इनकरेज करती है कि परिवार और दोस्तों से मिलो और एक इमोशनल इंटीमेसी अपने लोगों के साथ बनाओ, प्रोफेशनल सक्सेस की बजाय। एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ गिव्स मीनिंग टू लाइफ। एक और सबसे बड़ा मुरई ने लेसन दिया था कि अवेयरनेस ऑफ डेथ हेल्प्स पीपल अप्रिशिएट लाइफ मोर डीपली। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये पता चल जाए कि 5 दिन बाद आपकी डेथ होने वाली है, तो आप क्या करोगे? आप 24 घंटे की एक एक सेकंड बहुत मीनिंगफुल तरीके से जियोगे। आप अपनी लाइफ के हर उस इम्पॉर्टेंट पर्सन को कॉल करोगे, आप उनसे बात करोगे, आपके मन में जो शायद आपने गलतियाँ की हैं या फिर उनसे जो गलती हुई आप वो पूरी बात करोगे। आप या तो माफ़ी मांगोगे या फिर आप उनसे अपना प्यार जताओगे, आप वो सारी चीज़ें करोगे, करेक्ट? क्योंकि आपको पता है दैट आप हमेशा नहीं रहने वाले हैं। तो यहीं पर जो मुरई कहते हैं कि जब आपको पता होता है, जब आप अवेयर होते हो दैट आप हमेशा नहीं रहने वाले हो, तो आप लाइफ को और ज़्यादा मीनिंगफुल तरीके से जीना स्टार्ट करते हो। ऑल्दो उन्हें पता था कि वो ALS से मर रहे हैं, मुरई ना तो उन्होंने कभी मौत से वो डरे और ना ही वो कभी उन्होंने मना किया कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। इंस्टेड उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर मैं एक इंसान हूँ और अगर मैं धरती पर आया हूँ तो एक ना एक दिन तो मुझे जाना पड़ेगा। उनका कहना है कि वंस पीपल लर्न हाउ टू डाई, मरते कैसे हैं अगर एक बार लोग सीख गए तो वो अच्छे से जीना भी सीख जाएंगे। मुरई मिच को सिखाते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है ऑफन अवॉइड्स डिस्कसिंग डेथ को कभी डिस्कस नहीं करती क्योंकि लोग उससे डरते हैं। हाउएवर दिस फियर प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ट्रूली वैल्यूइंग देयर लाइफ, और इसी डर के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी का सही मीनिंग जान ही नहीं पाते हैं। मोरालिटी इंडिविजुअल्स बिकम, अगर एक्सेप्टेंट मतलब कि मोरालिटी एक्सेप्ट अगर वो कर ले तो इंडिविजुअल्स और भी ज़्यादा ग्रेटफुल, कंपैशनेट और फोकस्ड हो जाते हैं ऑन मीनिंगफुल प्रायोरिटीज़ रादर देन सुपरफिशियल एम्बिशंस। थ्रू मोरईज करेज एंड कामनेस मिच लर्न्स टू सी डेथ नॉट ओनली एज एनिमी, मौत आपकी दुश्मन नहीं है बट एज अ रिमाइंडर टू लिव ऑनेस्टली एंड पर्पसफुली। मुरई's व्यू ऑन एजिंग, मुरई स्ट्रांगली रिजेक्ट सोसाइटीज़ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एजिंग। मुरई को बिल्कुल पसंद नहीं है जो नेगेटिव एटीट्यूड रिफ्लेक्ट किया जाता है एजिंग का। उनका कहना है कि जो मॉडर्न कल्चर है वो बहुत ही गलत तरीके से ग्लोरीफाई कर रहा है यूथ को और बहुत ही गलत तरीके से वो ओल्ड एज को दिखा रहा है कि कैसे बूढ़ा होना अनडिज़ायरेबल है। अकॉर्डिंग टू मुरई दिस फियर ऑफ एजिंग कम्स फ्रॉम इनसिक्योरिटी एंड डिससेटिस्फैक्शन। ये जो डर है आपके बूढ़े होने का, ये आता है इनसिक्योरिटी और डिससेटिस्फैक्शन से। इंस्टेड ऑफ फियरिंग एज, उम्र मतलब कि बड़े होने से डरने से अच्छा मुरई कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है आपकी ग्रोथ और लर्निंग का। वो कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का, आपकी लाइफ का हर एक स्टेज की खुद की खूबसूरती और विजडम है। यंग पीपल ऑफन एनवी ओल्डर पीपल बिकॉज एज ब्रिंग्स मेच्योरिटी। कभी कभी जो छोटे लोग हैं, जो मतलब कि लाइक जो यंग हैं, जो अभी छोटी उम्र के हैं, वो कभी कभी बूढ़े लोगों को काफ़ी ज़्यादा एनवी करते हैं क्योंकि उम्र के साथ साथ मेच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल बैलेंस आने लगता है। मुरई आर्ग्यू करते हैं कि एजिंग अलाउज इंडिविजुअल्स टू एक्सपीरियंस लाइफ मोर कम्प्लीटली। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप ज़िंदगी को पूरे तरीके से जीना सीखते हैं और एक सेल्फ अवेयरनेस डीप लेवल पर आपके अंदर आ जाती है। वो कहते हैं कि लोगों को यंग रिमेन करने के लिए इतना डेस्परेट नहीं होना चाहिए बिकॉज सच थिंग्स क्रिएट फ्रस्ट्रेशन एंड अनहैप्पीनेस। एक्सेप्टिंग एज नेचुरली लीड्स टू पीस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। ठीक है। From Murray's view, an important lesson emerges. Aging should be embraced as a valuable journey. Aging is एक valuable journey है rather than feared as a decline. Rejection of materialism and competitive culture.
मुरई मिच को सिखाते हैं दैट मॉडर्न सोसाइटी इज़ एक्सेसिवली मटेरियलिस्टिक एंड कॉम्पिटिटिव, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। लोगों को सिखाया जाता है कि जो सक्सेस है वो पैसा, फेम, सोशल स्टेटस से नापा जाता है एंड अल्टीमेटली लीड्स टू इमोशनल एम्प्टीनेस। मुरई का कहना है कि जो अच्छी, जो सच्ची खुशी है वो पोजेशन से और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं आएगी। इंस्टेड जब आप अंदर से कंप्लीट महसूस करते हैं, और अंदर से कंप्लीट कब महसूस करोगे? जब आपके पास प्यार बांटने के लिए हो और प्यार आपको कोई देता हो, आप काइंड हैं, आप कंपैशनेट हैं, आप ह्यूमन इंटरेक्शन में बिलीव रखते हैं। वो मिच को एडवाइस करते हैं कि अनहेल्दी कल्चर, जो प्रेशर का है, उसको हटा दो और खुद की वैल्यूज़ बनाओ जो ह्यूमैनिटी और इमोशनल ट्रूथ पे बेस्ड है। मिच ग्रेजुअली रियलाइज़ करते हैं कि ये जो ऑब्सेशन है काम से और सक्सेस से, इसकी वजह से वो स्पिरिचुअली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। मुरई की टीचिंग जो है ये करने के बाद उनको क्वेश्चन करवाती है द सुपरफिशियल वैल्यूज़ प्रमोटेड बाय द मॉडर्न कल्चर एंड मीडिया, इमोशनल ऑनेस्टी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग्स। मुरई ये भी सिखाते हैं कि कितना ज़रूरी है अपनी इमोशंस को सच्चे तरीके से व्यक्त करना। ठीक है, उनका मानना है कि लोगों को अपनी जो डर है, सैडनेस है, ग्रीफ है, लव, वो दबा के नहीं रखना चाहिए। इंस्टेड उनको पूरा एक्सपीरियंस करना चाहिए और पूरा जो है उनको मतलब कि रिफ्लेक्ट करके दिखाना चाहिए ताकि वो पीसफुली उन चीज़ों से डिटैच हो सके। इवन वाइल फेसिंग इलनेस एंड फिजिकल वीकनेस, मुरई ओपनली क्राइज। फिजिकली वीक और बीमार होने के बावजूद मुरई खुल के रोते हैं, हंसते हैं और अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ये जो इमोशनल ओपननेस है वो उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है, कमज़ोर नहीं। मिच मुरई से सीखते हैं कि वल्नरेबिलिटी एंड इमोशनल ऑनेस्टी आर इसेंशियल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। आप हमेशा स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकते, कभी कभी आप लाइफ में वल्नरेबल होते हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग। सच बोलना इज़ एक्सेप्टेबल। ये जो लेसन है ये इसकी वजह से मिच जो है सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, ठीक है, स्टार्टिंग में। और वो इमोशनली जबकि वो डिस्टेंस थे और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, वो आज चेंज हो गया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कंपैशन, मुरई का कहना है दैट ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव मीनिंगफुली इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में वो मीनिंगफुली रह ही नहीं सकते। उनका कहना है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, लोगों के साथ मिलना, फ्रेंडशिप, हेल्पिंग अदर्स, उनका कहना है कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दूसरों की ज़िंदगी, पर्पस एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन। जब आप दूसरों को कंट्रीब्यूट करते हो दूसरों की लाइफ में, तो वहाँ से आपकी लाइफ में पर्पस और इमोशनल सेटिस्फैक्शन आता है। बीमार होने के बावजूद मुरई जो है वो गाइड, सपोर्ट और इंस्पायर करते रहते हैं अपने आसपास के लोगों को। उनका जो घर है वो एक ऐसी जगह बन जाता है जहाँ पर वार्मथ है, कॉन्वर्जेशन और ह्यूमन कनेक्शन है। और इसी की वजह से मिच जो है सीखते हैं कि ज़िंदगी जो है वो मीनिंगफुल बन जाती है जब आपके पास ऐसे लोग जो आपसे सच में आपकी केयर करते हैं। ठीक है, आई होप आप कंक्लूजन कर लेंगे। एक बार पढ़ लेना, ये वीडियो को पॉज करके एक बार कंक्लूजन आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what makes Murray an ordinary human are his fears and sudden bursts of crying, knowing that he is getting closer to death with each passing day. But what Murray a superhuman is his courage and zest for life despite knowing his fatal disease. Express this paradox in relation to the book Tuesdays with Murray. देखो, अभी जैसा हमने अभी आंसर में ही पढ़ा था कि मुरई को जो है ALS हो गया था। ठीक है, तो अभी ये क्या कह रहा है कि मुरई जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह रो के अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर रहा है कि उसे पता है कि वो मरने वाला है। लेकिन मुरई एक सुपर ह्यूमन क्यों है? क्योंकि उसकी करेज, उसकी जेस्ट जो है, वो जो ज़िद्दीपन है जीने के लिए, कि इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद वो उसके अंदर आज भी लाइवलीनेस है। वो एक एक पल को बहुत ही अपनी उन लोगों के साथ बिता रहा है जो उसकी लाइफ में बहुत बड़ा मीनिंग रखते हैं। ठीक है, तो इस पैराडॉक्स को, ये जो पूरी सिचुएशन है, ये हमें एक्सप्लेन करना है टू द रेफरेंस ऑफ द बुक ट्यूजडेज विद मुरई। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है दैट राइट अ नोट, शॉर्ट नोट ऑन हाउ मुरईज फर्स्ट जॉब एट अ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल शेप्ड हिज व्यू ऑन मोरल, ऑन लाइफ इन जनरल एंड मेंटल हेल्थ इन पर्टिकुलर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आई होप आप कर लेंगे, पॉज करके वीडियो को यहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, यस,
हम मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मुर्रे एज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, मुर्रे को जो है एक ऑर्डिनरी आम इंसान बताया जाता है बिकॉज उसे एक आम इंसान की तरह उसे डर लगता है, ठीक है, मरने का उसे एक डर है, ऑल्दो लेकिन वो वाइज है, वो इमोशनली मेच्योर है कि वो प्रिटेंड नहीं करता कि वो फियरलेस है, वो ओपनली एडमिट करता है कि हाँ मैं मरने से डरता हूँ। बिकमिंग कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों पे डिपेंड हो जाता है, क्योंकि ALS जो है ग्रेजुअली उसकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा वीक कर देती है। बहुत सारी मूवमेंट्स है किताब के अंदर जहाँ पर मुर्रे जो है सडनली रोने लगता है। वो रोता है क्योंकि ही नोज ही इज स्लोली लूजिंग द एबिलिटी टू वॉक, ईट, ब्रीथ एंड लिव इंडिपेंडेंटली। जी नहीं सकता, चल नहीं सकता, मतलब अल्टीमेटली वो अपनी डेथ के करीब आ रहा है। एट टाइम्स ही मोर्न्स द लाइफ ही इज लिविंग behind and feels sorrow about not being able to continue enjoying ordinary experiences. आम experiences, खाने का, नहाने का, चलने का, वो experiences वो नहीं enjoy कर पाता और उस चीज़ का उसे दुख होता है। ये जो इमोशनल रिएक्शंस है ये दिखाता है कि कैसे मुर्रे जो है एक डीपली ह्यूमन और सेंसिटिव इंसान है। मुर्रे को आइसोलेशन और हेल्पलेसनेस का भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों पर फुल्ली इंडिपेंडेंट हो गया है। जैसे उसकी इलनेस बढ़ती है वो और ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड हो जाता है अपनी फिजिकल बेसिक नीड्स के लिए। ऐसी जो सिचुएशंस है जो नॉर्मली पेनफुल, नेचुरली पेनफुल और ह्यूमिलिएटिंग होती हैं बहुत सारे लोगों के लिए, मुर्रे ऑनेस्टली उनको एक्नॉलेज करता है और अपनी फीलिंग्स को छुपाता नहीं है, ठीक है। वो प्रिटेंड नहीं करता दैट आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, ठीक है, अदरवाइज दीज पीपल ओ मी, दे शुड डू इट फॉर मी, आई एम वीक एंड ऑल। नहीं, वो एक्सेप्ट करता है दैट आई नो आई एम गेटिंग रिलायबल ऑन पीपल एंड आई फील सॉरी फॉर दैट, बट इट्स नथिंग इन माई हैंड्स, ठीक है। हिज इमोशनल ऑनेस्टी मेक्स हिम रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल। वो इमोशनल ऑनेस्टी जो दिखाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है बहुत सारे लोगों के लिए। अनलाइक ट्रेडिशनल हीरोइक फिगर्स who suppress emotions, Murray accepts fear and sadness as a natural part of life. उनका मानना है कि ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। This acceptance itself becomes a source of inner strength. ठीक है। सेकेंड इज मुर्रे एज अ सुपर ह्यूमन फिगर, डिस्पाइट हिज फियर एंड सफरिंग, डरते हुए और सफ़र करते हुए भी मुर्रे जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और जेस्ट दिखाता है लाइफ के लिए। इंस्टेड देखो यहाँ पर जेस्ट का मतलब यह है कि एक्साइटेड होना, ठीक है, उनके साथ गलत हो रहा है बट वो एक्साइटेड है, सैड भी है, जब मोमेंट आता है वो सैड भी है, एक्साइटेड भी है, मतलब वो पूरा एक इमोशनल जो अपना फीचर है वो बाहर लाना, ठीक है, हर तरह के इमोशंस को व्यक्त करना। बिटर और होपलेस होने की बजाय कि वो एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं और वो अल्टीमेटली मर जाएंगे, वो अपना बचा हुआ टाइम बिटर और होपलेस होने की बजाय वो मीनिंगफुल तरीके से बिताते हैं। वो अपने आखिरी दिनों को लेसन्स बनाते हैं अबाउट लव, ह्यूमैनिटी, रिलेशनशिप एंड डेथ। मुर्रे फिजिकली वीक होने के बाद भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है, वो लोगों से मिलते रहते हैं, ज़िंदगी डिस्कस कर लेते हैं और साथ साथ इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, मिच को सिखा रहे हैं हर ट्यूसडे। उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो सबको इंस्पायर करता है रादर देन फोकसिंग ऑन सेल्फ पिटी पे ध्यान देने की बजाय वो लोगों की जो है इंस्पायर कर रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि कैसे दूसरे ज़िंदगी का मतलब समझ पाएंगे, ठीक है। वन ऑफ मुर्रे's ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। सबसे बड़ी उनकी एक स्ट्रेंथ है कि वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ वो मरने वाले हैं। वो बिलीव करते हैं कि जब एक इंसान एक्सेप्ट कर लेता है दे लर्न टू लिव, वो जीना सीख जाते हैं। जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा कि मरना तो है ही एक दिन, फिर वो जीना सीख जाते हैं। इंस्टेड ऑफ डिनाइंग डेथ, ये अजम्पशन करके चलना कि कल तो मैं जीऊँगा ही, ये अजम्पशन करके चलना, ही कन्फ्रंट्स इट कामली एंड यूजेज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इमोशनल ग्रोथ। मुर्रे ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट इमेंस इमोशनल करेज। ही ओपनली एक्सप्रेसेस, वो एक्सप्रेस करते हैं प्यार, ग्रेटिट्यूड मतलब कि किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल पहले शायद मैंने आप पर कोई फेवर किया था बट स्टिल उस टाइम मुश्किल के टाइम पे मैंने आपकी या फिर आपने मेरी मदद की, उसके लिए मैं आज भी ग्रेटफुल हूँ, ठीक है। तो वो ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करना। सैडनेस, कंपैशन विदाउट शेम, बिना शर्म के अपनी हर एक फीलिंग को एक्सप्रेस करना। एक्सट्रीम सफरिंग के दौरान भी वो डीपली अपने आसपास के लोगों से कनेक्टेड थे। ये जो इमोशनल ओपननेस है वो उन्हें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और उन्हें एक सुपर ह्यूमन बनाती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज द पैराडॉक्स ऑफ
द पैराडॉक्स बिटवीन वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पर पैराडॉक्स का मतलब क्या है, यानी कि कोई ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसी सिचुएशन जो कन्फ्यूजिंग है, पहले तो लगे कि इसका कुछ और मतलब है, बाद में पता चले कि इसका कुछ और ही मतलब है। जैसे पहले कोई स्टेटमेंट है जो लगे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है, फिर पता चले अरे ये तो सच निकला, ठीक है, तो वो पैराडॉक्स होता है। तो जो मुरई का जो कैरेक्टर है वो कोएग्जिस्टेंस वल्नरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के बीच में लाई करता है। फिजिकली वो कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन इमोशनली और स्पिरिचुअली वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। उनका शरीर खराब हो रहा है, लेकिन उनकी विजडम और ह्यूमैनिटी और ज़्यादा डीप होती जा रही है। मुरई जो है वो असली करेज का मतलब सिखाते हैं लोगों को। इसका असली करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, असली करेज का मतलब है आपको डर लगता है, लेकिन आप फिर भी डिग्निटी, प्यार, होप के साथ जी रहे हैं, अपने आसपास के लोगों में आज भी खुशी बांट रहे हैं। उनके जो आंसू हैं, उनकी जो इमोशनल ब्रेकडाउन है, वो उनको वीक नहीं बनाता, बल्कि उनको ऑनेस्ट और इमोशनल डेप्थ देता है। ये जो पैराडॉक्स है मेक्स मुरई अ यूनिक एंड इंस्पायरिंग फिगर। वो आज भी फुली ह्यूमन है, वाइल ऑल्सो राइजिंग अबव ऑर्डिनरी ह्यूमन लिमिटेशंस थ्रू विजडम, कंपैशन एंड एक्सेप्टेंस। इनके थ्रू आज वो राइज कर रहे हैं। मिच ने रियलाइज़ किया कि जो मुरई की ग्रेटनेस है वो फिजिकल पावर से नहीं, बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल रेजिलियंस से आती है। मुरई की पहली जॉब एट द मेंटल हेल्थ सेंटर। मुरई का अर्ली एक्सपीरियंसेस जब वो मेंटल हेल्थ सेंटर में काम कर रहे थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन इमोशंस को बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट किया था। क्योंकि हॉस्पिटल में वो पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते थे, वो पेशेंट्स अकेले, इमोशनली डिस्टर्ब्ड, नेग्लेक्टेड होते थे और डेस्परेट थे ह्यूमन कनेक्शन के लिए, एक नॉर्मल इंसान से कनेक्शन के लिए। ये जो एक्सपीरियंस था इसने मुरई को सिखाया द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी, कंपैशन एंड इमोशनल केयर। उन्होंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ बीमारी से ही नहीं बल्कि आइसोलेशन की वजह से, लैक ऑफ लव से। उन्होंने समझा कि जो इमोशनल हेल्थ है वो ह्यूमन रिलेशनशिप से जो है मिली जुली है, कनेक्टेड है। Murray was particularly affected by seeing how society often ignored mentally ill individuals. कैसे सोसाइटी दिमागी पेशेंट्स को कैसे इग्नोर कर देती थी। This strengthened his belief that every human being deserves dignity, attention and emotional understanding. और यहाँ से उनका ये बिलीफ हुआ कि हर एक इंसान चाहे कितना ही बीमार क्यों ना हो, वो डिग्निटी, अटेंशन और एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डिजर्व करता है। हिज कंपैशनेट एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स थ्रू आउट द मेमोरियल रिफ्लेक्ट्स द लेसन्स ही लर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ हिज लाइफ। द हॉस्पिटल एक्सपीरियंसेस ऑल्सो शार्पन्ड मुरई's बिलीफ दैट पीपल शुड नेवर इमोशनली डिस्कनेक्ट फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से कभी भी इमोशनली डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए एक इंसान को। बाद में वो खुद एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी तकलीफ से गुजर रहे थे, उन्होंने फिर भी इमोशनल क्लोजनेस को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी एंड ह्यूमन इंटरेक्शन को, बिकॉज ही अंडरस्टूड द हीलिंग पावर। ठीक है, नेक्स्ट इज मुरई's इन्फ्लुएंस ऑन मिच। थ्रू हिज करेज एंड विजडम मुरई ट्रांसफॉर्म्स मिच अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। अपनी करेज और अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने मिच की सोच को बदला। मिच जो पहले मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी जीता था, सिर्फ काम के आर बार उसका जीवन रहता था, अब वो बाद में जो है बदल गया। ठीक है, yes, the next is however Murray's attitude towards suffering and death forces him to question these superficial priorities. अब मुरई के भी मन में कभी कभी नेगेटिव आते थे विचार कि अगर जो सफरिंग और डेथ था, जब भी वो सफरिंग और डेथ के बारे में सोचता तो वो हमेशा क्वेश्चन करता था इन सुपरफिशियल प्रायोरिटीज़ को। ठीक है, मिच ने ये सीखा कि जो इमोशनल कनेक्शन है, लव, कंपैशन एंड एक्सेप्टेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फेम और पैसे से। मुरई की एबिलिटी टू रिमेन जॉयफुल, मीनिंगफुल डिस्पाइट फेसिंग डेथ इंस्पायर्स मिच टू लिव मोर ऑनेस्टली एंड इमोशनली। मुरई की करेज को देखकर मिच ने समझा दैट ह्यूमन ग्रेटनेस कम्स नॉट फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि इमोशनल रिजिलियंस और ह्यूमैनिटी से आती है। ठीक है, कंक्लूजन आप ये पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना। ठीक है, 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। डू यू एग्री दैट Panchali highlights the harsh realities of life in rural Bengal? Illustrate your answer with reference to the text.
अच्छा, यहाँ पर हम एक बार पैथर पंचाली के बारे में एक छोटी सी हम जान लेते हैं कि जो देखो जो पैथर पंचाली है ये एक फेमस बंगाली स्टोरी है और इस पे फिल्म भी बनी है जिसे सत्यजीत रे ने डायरेक्ट किया था। ठीक है, ये जो नोवेल है ये इसे लिखा गया था विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने। ठीक है, विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने इसको लिखा है। स्टोरी के अंदर एक गरीब परिवार दिखाया जाता है जो कि बंगाल में रहता है। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं अप्पू, उसकी बहन दुर्गा और उनके पेरेंट्स। गरीबी और हार्डशिप्स में जीते हुए भी वो जो बच्चे हैं वो खुशी ढूंढ लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे नेचर, रेन, ट्रेन्स। ठीक है, और ये जो स्टोरी है ये विलेज लाइफ को रिप्रेजेंट करती है कि कैसे परिवार के रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ड्रीम्स, स्ट्रगल एंड इमोशंस। इट ऑल्सो शोज हाउ पॉवर्टी अफेक्ट्स पीपल्स लाइफ। ठीक है, दुर्गाज डेथ बिकम्स अ वेरी इमोशनल पार्ट ऑफ द स्टोरी। अप्पू की बहन दुर्गा की जब डेथ होती है तो एक बहुत ही इमोशनल पार्ट है स्टोरी का। पैथर पंचाली जो है वो आज भी बहुत ज़्यादा एडमायर की जाने वाली एक स्टोरी है क्योंकि उसके अंदर एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है लाइफ का। क्योंकि देखो पहले के ज़माने में ना लोगों के पास एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ना स्टोरी होता था सिर्फ। ठीक है, और वो जो स्टोरीज थी ना वो रियल लाइफ पे बेस्ड होती थी। अब उस टाइम पे इमेजिनेशन कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन उस टाइम पे ना जो हालात चल रहे हैं उनको पोएम्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू व्यक्त किया जाता था। ठीक है, तो ये इसकी एक मेन मैंने आपको हाईलाइट बता दिया है। हाउ डज इंदिर थकरून's predicament in the story shed light on the society's acceptance of old age? Support your response with the examples from the text पैथर पंचाली। इंट्रोडक्शन आई होप आप कर लेंगे, हम मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पॉज करके वीडियो का आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। मेन बॉडी, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन रूरल बंगाल। वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स ऑफ द पैथर पंचाली इज पॉवर्टी ही इसका सबसे बड़ा एक मेजर है। हरिहर रॉय's फैमिली लिव्स इन द एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है पैसे की। हरिहर जो एक बहुत ही ज़्यादा गरीब पंडित है, ठीक है, जो लिखता है और स्ट्रगल करता है टू अर्न मनी टू सपोर्ट हिज फैमिली। देयर हाउस इज़ ओल्ड, पुराना है, डैमेज्ड है, एंड द फैमिली कॉन्स्टेंटली फियर्स शॉर्टेज ऑफ फूड। डर लगा रहता है, खाने, रोटी, कपड़ा, मकान का ही, बेसिक नेसेसिटीज़ का ही सबसे बड़ा डर लगा रहता है। जो सरभाज्य है, अप्पू की मम्मी सरभाज्य इज़ फोर्स टू मैनेज द हाउस होल्ड अंडर द सीवियर इकोनॉमिक प्रेशर। सीवियर इकोनॉमिक प्रेशर में उनको घर चलाना पड़ता है, जहाँ पर हर फ्रस्ट्रेशन एंड बिटरनेस ऑफन अराइज। उनकी फ्रस्ट्रेशन और जो बिटरनेस है वो गरीबी और इनसिक्योरिटी से आती है। वो क्रूअल नहीं है, लेकिन गरीबी और इनसिक्योरिटी से आती है। The family's instability to fulfill even small needs reflects the harsh reality of the rural life in the where survival is uncertain. जो परिवार है इसकी inability to fulfill even small needs, छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा ना कर पाना, ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे जो हार्श रूरल लाइफ है वो लोगों को कैसे ट्रीट कर रही थी। ठीक है, जो उनके बच्चे थे दुर्गा और अप्पू वो डिप्रीवेशन में पैदा हुए। ठीक है, छोटी छोटी खुशियाँ जैसे फल, स्वीट्स, मिठाइयाँ उनके लिए प्रीशियस लग्जरीज थी। ये छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं नोवेल को रियलिस्टिक बनाती हैं और पॉवर्टी की एक शेप देती हैं डेली एक्सपीरियंसेस के अंदर। ठीक है, इसीलिए आपको जो डेली खाना मिलता है यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल बिकॉज आपको मिल रहा है, एंड इसी टाइम पे देयर इज़ समवन आउट देयर जिसको नहीं मिल रहा, समवन आउट देयर जो शायद जो भूखा बैठा है, एंड दे आर वंडरिंग द टाइप ऑफ फूड यू आर हैविंग राइट नाउ, जिस पर आप नाक चढ़ाते हैं, जिस पर आप sometimes many people throw the food and I just don't understand them, so we should learn to respect such type of things. ठीक है, social inequality and human suffering. The novel also highlights the social inequalities existing in the rural Bengal. कैसे गाँव के बंगाली गाँव के अंदर वहाँ पर सोशल इनइक्वालिटीज़ होती थी। गरीब परिवार ऑफन बिकम डिपेंडेंट ऑन वेल्दियर विलेजर्स, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते थे जहाँ से ह्यूमिलिएशन और इनसिक्योरिटी मिलता था। सरभाज्य जो है वो हमेशा चिंता करती रहती थी मेंटेनिंग सोशल रिस्पेक्ट डिस्पाइट हर फैमिलीज पॉवर्टी। परिवार गरीब होने के बावजूद वो अपनी इज्जत को मेंटेन करके रखना चाहती थी। द सफरिंग ऑफ वुमेन इज़ पर्टिकुलरली विजिबल इन द स्टोरी। सरभाज्य बियर्स द बर्डन ऑफ द हाउस होल्ड, घर की जिम्मेदारी भी है, इमोशनल स्ट्रेस भी है, और परिवार सोसाइटी से क्रिटिसिज्म भी मिलता है। दुर्गा भी सफ़र करती है बहुत ज़्यादा क्योंकि सोशल जजमेंट उन पर बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं और इकोनॉमिक लिमिटेशंस भी उनके ऊपर लगाई जाती हैं। जो विलेजर का एटीट्यूड है वो ऑफन जो है
एक लैक ऑफ कंपैशन दिखाता था, ठीक है, टुवर्ड्स पुअर एंड वल्नरेबल, कि भाई जो गरीब और वल्नरेबल है उनको तो वो साथ ही नहीं देते बल्कि उनके पीछे पड़ जाते थे। यहाँ से एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहाँ पर लोग चुपचाप दर्द और ह्यूमिलिएशन को सहन करते हैं बिना किसी सपोर्ट के। इंदिर ठुकरान्स प्रिडिक्टमेंट एंड द सोसाइटीज एटीट्यूड टुवर्ड ओल्ड एज। इंदिर ठाकरुन्स कैरेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एंड सिम्बॉलिक एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल उनका कैरेक्टर है। वो एक एल्डरली विडो है, ठीक है, हु हैज़ नो होम, कोई घर नहीं है, कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, ना तो खुद का कोई परिवार है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हर डिपेंडेंस ऑन हरिहर्स फैमिली शी इज़ ऑफन ट्रीटेड एज बर्डन। अब क्योंकि वो उन पर डिपेंडेंट है तो उसे एक बोझ माना जाता है। उनकी जो बूढ़ी उम्र है जिससे वो फिजिकली वीक हो जाती है, हेल्पलेस हो जाती है, ऑल्दो शी इज़ अफेक्शनेट विद दुर्गा एंड अपू, दुर्गा और अपू को वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सरबाजे फ्रीक्वेंटली बिकम्स इरिटेटेड विद हर प्रेजेंस, वो सरबाजे फिर भी उनकी प्रेजेंस से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है क्योंकि द फैमिली इटसेल्फ इज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। अब उनको खुद ही खाने को नहीं मिल रहा है। इंदिर इज ऑफन इंसल्टेड, उनको काफ़ी ज़्यादा बार इंसल्ट, नेग्लेक्ट और उनको कह देती है कि घर से निकल जाओ। ये जो इंसिडेंट है ये रिवील करते हैं सोसाइटीज़ लैक ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एल्डरली इंडिविजुअल्स हु आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट। इन दिस लोनलीनेस and emotional suffering reflects the harsh reality faced by many old people in the traditional society। आज की सोसाइटी के अंदर जो लोनलीनेस बूढ़े लोगों को फील करनी पड़ती है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट की गई है। केयर, इज्जत मिलने की बजाय उनको इग्नोर किया जाता है और उनको अनप्रोडक्टिव और डिपेंडेंट कहा जाता है। वन ट्रेजिक एग्जाम्पल ओकर्स व्हेन इंदिर लीव्स द हाउस आफ्टर बीइंग ह्यूमिलेट होने के बाद उनको घर से जब निकाला जाता है तो उनके साथ कुछ होता है। सी वॉन्डर्स हेल्पलेसली एंड इवेंचुअली डाइज अलोन, वो हेल्पलेसली वॉन्डर करती है और इवेंचुअली अकेली मर जाती है बिना कंफर्ट और सपोर्ट के। हर लोनली डेथ सिम्बलाइजेज सोसाइटीज़ फेलियर टू रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ओल्ड एज। वो उनका जो अकेले मरना था वो सिम्बलाइज करता है कि कैसे आज के लोग इज्जत नहीं करते बूढ़ी उम्र की, ठीक है। इंदिर्स के कैरेक्टर से जो नोवेल है वो ज़रूरी सवाल उठाती है ह्यूमैनिटी, कंपैशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर टुवर्ड्स द एल्डरली, कि भाई आप बूढ़े लोगों के लिए क्या कर रहे हो, क्या आपकी उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। हार्श रियलिटीज़ ऑफ इलनेस एंड डेथ, नोवेल ये भी दिखाती है कि जो इलनेस और डेथ है जो कि अनअवॉइडेबल है लाइफ के अंदर ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, इवन कॉमन इलनेसेस बिकम डेंजरस। कॉमन इलनेसेस भी डेंजरस होती थी, ठीक है। पहले के टाइम में अगर आपने अपनी दादी पर नानी से वगैरह से सुना होगा तो आपने सुना होगा कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते थे, लाइक 4 5 6 7 बच्चे होते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि ऐसे होता था कि कोई भी छोटी मोटी बीमारी हुई एंड बच्चे मर जाते थे लिटरली छोटी मोटी बीमारियों से ही, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दुर्गा सिकनेस एंड इवेंचुअल डेथ डीपली अफेक्ट्स द फैमिली, दुर्गा के मरने के बाद फैमिली को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है, एंड रिवील द वल्नरेबिलिटी ऑफ द पुअर विलेजर। Natural conditions such as storms, heavy rains worsen the family suffering। जब भी कभी तो आंधी तूफान आ जाता तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि उनका जो फ्रेजाइल जो कमज़ोर घर है वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता था हार्श वेदर से, शोइंग हाउ क्लोजली पॉवर्टी एंड इनसिक्योरिटी आर कनेक्टेड। डेथ इन द नोवेल इज़ नॉट ड्रामेटिक और हीरोइक, कोई ड्रामेटिक या हीरोइक काम नहीं है, ये एक साइलेंट और पेनफुल रियलिटी है आम जिंदगी की, ठीक है। This realism makes the story emotionally powerful and socially meaningful. Emotional strength amid hardship. Despite suffering, the characters continue living with hope and emotional resilience. दिक्कत होने के बावजूद भी वो उम्मीद को ख़त्म नहीं होने देते। अप्पू एंड दुर्गा फाइंड हैप्पीनेस इन नेचर, स्मॉल एडवेंचर्स एंड सिंपल प्लेजर्स, छोटी छोटी प्लेजर्स में उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। देयर इनोसेंस क्रिएट मोमेंट्स ऑफ ब्यूटी इवन विद इन पॉवर्टी। दिक्कत चल रही है, गरीब है, फिर भी जो इनोसेंस है उससे जो खूबसूरती, जो उनको छोटी छोटी मोमेंट्स में जो ब्यूटी है वो उनकी इनोसेंस दिखाती है कि कैसे वो छोटी छोटी चीज़ों में कितनी खुश हो रही है, कितनी इनोसेंट बात है। हरिहर रिमेन्स होपफुल अबाउट इम्प्रूविंग फैमिलीज फ्यूचर। हरिहर अभी भी पॉजिटिव है कि मैं अपने परिवार को ठीक कर सकता हूँ, वाइल सरभाज्य कंटिन्यू स्ट्रगलिंग टू प्रोटेक्ट हर चिल्ड्रन डिस्पाइट एग्जॉशन एंड फ्रस्ट्रेशन। सरभाज्य उनकी जो वाइफ है वो आज भी, वो बहुत ज़्यादा, आज भी नहीं कहेंगे बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है बच्चों और परिवार को संभालते हुए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी है और फ्रस्ट्रेटेड है। ये जो क्वालिटीज़ हैं ये दिखाती है कि कैसे इमोशनल स्ट्रेंथ ऑफ रूरल पीपल
फेसिंग सर्कमस्टांसेस, मुश्किल के टाइम पे लोगों की इमोशनल स्ट्रेंथ कैसी थी, कैसे लोग इमोशनली बिहेव करते थे। दस द नोवेल नॉट ओनली पोर्ट्रेज सफरिंग बट ऑल्सो हाईलाइट्स ह्यूमन एंड्योरेंस, सफरिंग को ही नहीं बल्कि ह्यूमन एंड्योरेंस को भी ये दर्शाता है, एंड द डिज़ायर टू सर्वाइव विद डिग्निटी, इज्जत के साथ कैसे रहते हैं वो लोग। ठीक है, कंक्लूजन पोज करके वीडियो को आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हरिहर रेज ड्रीम फॉर हिज सन ओपू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ये पैथर पंचाली का ही पॉइंट है। ठीक है, हरिहर जो रॉय है वो अप्पू के पापा हैं। वो एक गरीब ब्राह्मण पंडित है। ठीक है, और एक राइटर है जो अपने बेटे अप्पू को एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं पढ़ाई की मदद से। हरिहर ये मानते हैं कि अप्पू इंटेलिजेंट है और सक्सेस उसे मिल जाएगी अगर वो पढ़ता रहा तो, क्योंकि फैमिली में ऑलरेडी स्ट्रगल्स है, तो वो उसी उम्मीद से चलता है, अपने बेटे को पढ़ाता है कि वो पढ़ेगा और हमें जो है इस गरीबी से निकालेगा। हरिहर का जो ड्रीम है वो एक उम्मीद रिप्रेजेंट करता है कि गरीब परिवार में कैसे अपने बच्चे को पढ़ाना ही एक सबसे बड़ी उम्मीद होती है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। हाउएवर, क्योंकि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी और फैमिली सफरिंग थी उसकी वजह से हरिहर अभी राइट नाउ तो उसको ड्रीम फुलफिल नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो अपने बेटे अप्पू के फ्यूचर में कभी विश्वास नहीं तोड़ते हैं और स्टोरी के आखिर में उसका जो परिवार है वो गांव से निकल ही जाता है एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। तो ये इसका ओवरव्यू था। ठीक है, प्रोवाइड अ कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन ऑफ हरिहर रॉय एज द हेड ऑफ द फैमिली। तो इंट्रोडक्शन को पोज करके पढ़ लेना। ठीक है, या मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। हरिहर रॉयज ड्रीम फॉर अप्पू। हरिहर रॉय जो है ड्रीम्स ऑफ अप्पू गिविंग अ बेटर लाइफ देन द वन ही हिमसेल्फ एक्सपीरियंस्ड, खुद की ज़िंदगी से अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे। ठीक है, अब क्योंकि वो पढ़े लिखे ब्राह्मण थे और एक प्रीस्ट थे, तो हरिहर जो है लर्निंग को और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। वो उम्मीद करते थे कि अप्पू जो है उनकी तरह ही एजुकेशन लेगा और एक रिस्पेक्टेड और सक्सेसफुल पर्सन बनेगा सोसाइटी में। और गरीब विलेजर्स की तरह जो कि एक डेली सर्वाइवल में अटके हुए हैं, हरिहर बिलीव करते हैं कि एजुकेशन जो है वो ज़िंदगी को बदल सकती है। वो नहीं चाहते कि अप्पू जो है पॉवर्टी और विलेज हार्डशिप्स में ही लगा रहे, खेती बाड़ी में ही लगा रहे। उनका सपना है कि अप्पू जो है अपने पापा यानी कि उनकी खुद की एस्पिरेशंस की तरह, मतलब कि हिज ड्रीम फॉर अप्पू रिप्रेजेंट्स, उनका जो ड्रीम है अप्पू के लिए वो रिप्रेजेंट करता है द एस्पिरेशन ऑफ अ फादर टुवर्ड्स हिज सन टू राइज अबाउट डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। हरिहर ऑल्सो imagines a future where अप्पू will gain dignity, अप्पू को इज्जत, रिकग्निशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी नॉलेज और एजुकेशन की मदद से। इवन when the family struggles for food and shelter, खाना पीना भी अगर उनका नहीं होता है फिर भी वो अपने बेटे के लिए एक अच्छा फ्यूचर ही देखते हैं। ठीक है, उनका जो ड्रीम है वो इमोशनल भी होता है और आइडियलिस्टिक भी होता है। ठीक है, वो अप्पू को जो है एक कल्चर्ड एजुकेशन और मोरली गुड ह्यूमन बीइंग तरीके से उनको बड़ा करते हैं रादर देन बीइंग मियरली वेल्थी। ठीक है, पैसा कमाना ही नहीं सिखाते, इंसानियत भी सिखाते हैं। दस हरिहर्स एस्पिरेशन रिफ्लेक्ट्स बोथ पेरेंटल लव एंड द फेथ इन एजुकेशन। नेक्स्ट इज हरिहर रॉय एज द हेड ऑफ द फैमिली। एज द हेड ऑफ द फैमिली हरिहर जो वो काइंड है, जेंटल है, इमोशनली केयरिंग है और वो अपनी बीवी सरभाज्य है और अपने बच्चों दुर्गा और अप्पू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। Unlike harsh and authoritarian fathers, how Harihar treats his family with affection and emotional warmth. उस टाइम पे जब लोग जो फादर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाते थे। ठीक है, वो अपनी जो हरिहर है वो अपने परिवार को प्यार और इमोशनल वार्मथ से रखते थे। However, ही इज़ नॉट प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल नहीं है और ना ही वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग फैमिली लीडर है। ठीक है, उनकी जो इरेगुलर फैमिली इनकम है एक पंडित होने की बजाय पंडित होने की वजह से एंड राइटर मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी फॉर द हाउस होल्ड, क्योंकि वो इतने ज़्यादा वो राइटर भी है, पंडित भी है, लेकिन उनका कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो जिसकी वजह से दिक्कत चलती रहती है। वो कभी कभी घर छोड़कर चले जाते हैं काम ढूंढने के चक्कर में, होपिंग टू इम्प्रूव द फैमिलीज कंडीशन, बट हीज एफर्ट्स आर रेयरली ब्रिंग इमीडिएट सक्सेस। ऐसा बहुत कम होता है कि उनके एफर्ट से कोई सक्सेस मिले। हिज ऑप्टिमिस्टिक नेचर, उनका जो पॉजिटिव रहने का नेचर था, बिकम्स बोथ हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ भी है वीकनेस भी है।
बहुत गरीबी के दौरान भी हरिहर जो है वो बिलीव करते हैं कि एक दिन चीज़ें अच्छी होंगी। वाइल दिस होप्स कीप्स हिम इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ये जो उम्मीद है उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखती है। ये भी रिप्रेजेंट करती है दैट सिवियरिटी ऑफ द फैमिलीज सफरिंग। सरभाज्य ऑफन फील्स फ्रस्ट्रेटेड, उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता है क्योंकि हरिहर इज़ अनेबल टू मैनेज हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली, क्योंकि हरिहर जितना कमा रहा है उससे तो घर का ही खर्चा नहीं निकल रहा। ड्यूरिंग दिस एब्सेंस शी बियर्स मोस्ट ऑफ द बर्डन ऑफ द पॉवर्टी। अब इसके दौरान उनको जो है सबसे ज़्यादा पॉवर्टी जो है उनकी बीवी सरभाज्य को देखनी पड़ती है, पॉवर्टी, हंगर एंड सोशल ह्यूमिलिएशन। दिस क्रिएट्स इमोशनल टेंशन विद इन द फैमिली। येट हरिहर नेवर लूजेज हिज ह्यूमैनिटी और कंपैशन, ह्यूमैनिटी और कंपैशन को वो कभी नहीं भूलता है। वो इमोशनली कनेक्टेड रहता है अपने बच्चों से और सिंसियरली वांट्स टू प्रोवाइड देम विद हैप्पीनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। हिज लव फॉर ओप्पू एंड दुर्गा रिफ्लेक्ट हिज सेंसिटिविटी एंड केयरिंग पर्सनैलिटी। हरिहर्स आइडियलिज्म एंड ऑप्टिमिज्म, जो एक सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है हरिहर के कैरेक्टर के, उनका आइडियलिज्म। वो अपने सपनों पर विश्वास करता है, एजुकेशन, लिटरेचर एंड स्पिरिचुअलिटी पर, मटेरियल वेल्थ के ऊपर नहीं। वो उन हैबिट्स के ऊपर ध्यान रखता है जिनसे पैसा आता है। हिज पर्सनैलिटी कॉन्ट्रास्ट विद द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द रूरल पॉवर्टी अराउंड है। अभी जो रूरल पॉवर्टी है उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो उनकी पर्सनैलिटी वो काफ़ी कॉन्ट्रास्ट के अंदर है। रिपीटेड फेलियर के बावजूद भी हरिहर जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए मतलब उम्मीद लगा के बैठे हैं। उनका मानना है कि पेशेंस और हार्डवर्क जो है वो इवेंचुअली एक फैमिली की कंडीशन सुधार ही देगा। ये जो ऑप्टिमिज्म है ये उनको इमोशनल डेप्थ देता है, कैरेक्टर की हमें देता है, एंड मेक्स हिम सिंपैथेटिक टू द रीडर्स। हाउएवर नोवेल ये भी सजेस्ट करती है कि जो एक्सेसिव आइडियलिज्म है वो इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, फिर आप सपनों की दुनिया में जी रहे हो। क्योंकि हरिहर्स इनएबिलिटी टू डील रियलिस्टिकली विद पॉवर्टी, वो रियलिस्टिकली पॉवर्टी के साथ फाइट ही नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से कभी कभी उनकी फैमिली वल्नरेबल हो जाती है। दस हिज कैरेक्टर कंबाइंस नोबिलिटी एंड ह्यूमन वीकनेस। इमोशनल इम्पैक्ट ऑन हरिहर्स कैरेक्टर, हरिहर्स ड्रीम एंड स्ट्रगल क्रिएट स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट इन द नोवेल। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है, रीडर्स फील सिंपैथी फॉर हिम बिकॉज ही जेन्युइनली वांट्स हैप्पीनेस फॉर हिज फैमिली। लोगों को उसके लिए बुरा लगता है क्योंकि वो सच में अपने परिवार को खुश देखना चाहता है बट लैक्स द मीन्स टू अचीव इट, लेकिन उसे ये नहीं पता कैसे होगा। The tragic moment when he turns home happily with gifts for his family only to learn about Durga death, जब वो एक दिन खुशी खुशी आ रहा होता है अपने बच्चों परिवार के लिए गिफ्ट लेते हुए, आके ही उसे पता लगता है कि उसकी जो बेटी है दुर्गा वो मर गई। रिवील्स द पेनफुल गैप बिटवीन हिज होप्स एंड रियलिटी। ये जो सीन है ये हाईलाइट करता है इमोशनल सफरिंग एंड हिडन बीनीथ हिज ऑप्टिमिज्म। Throughout Harihar, the novel portrays the emotional burden carried by the poor fathers. यहाँ पर हमें चलता है कि कितना इमोशनल बर्डन पुअर फादर्स को झेलना पड़ता होगा, who struggle between dreams and harsh social realities. ठीक है, आई होप आप कंक्लूजन पढ़ लेंगे, वीडियो पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हो। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज provide a character description of Harihar Roy as the head of the family. How does Sorbhoja represent a contrasting model of household management from her husband? Discuss her role and significance in the novel. देखो अब पैथर पंचाली के अंदर जो हरिहर रॉय है वो हेड ऑफ द फैमिली है। उनकी बीवी है सोरभोजा एंड उनके दो बच्चे हैं दुर्गा एंड ओप्पू। ठीक है, दुर्गा और ओप्पू उनके दो बच्चे हैं। तो अब यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन देना कि कैसे हरिहर एज द हेड ऑफ द फैमिली वो कैसे थे। हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा था हरिहर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन थे। इवन तो उनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी के अंदर थी, बहुत ही ज़्यादा गरीब, मतलब एक दिन का खाना भी मतलब आ जाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती थी। उनके लिए छोटी छोटी बातें ही उन्हें लग्जेरियस लगती थी। तो इस कंडीशन में होने के बावजूद वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। ठीक है, और ये ऑप्टिमिज्म कैसे उनके लिए एक नेगेटिव फैक्टर भी बन गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतना ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे कि वो अपनी रियल जो कंडीशन है वो नहीं नहीं उसको इमेजिन कर पा रहे थे। ठीक है, कि आप इतना पॉजिटिव हो गए, आप इतना अपने हेड में खो गए, आपको पता ही नहीं है कि रियलिस्टिकली हो क्या रहा है। ठीक है, तो वही सिचुएशन यहाँ पर आ गई थी। और सेकंड क्वेश्चन जो इसी का सिमिलर है वो कह रहा है कि सोरभाजा
कैसे अपने पति से अलग है हाउस होल्ड मैनेजमेंट में, जहाँ पर उनके हस्बैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक आइडियलिस्टिक पर्सन थे, ठीक है, जो कि बिलीव करते थे कि एक दिन उनके साथ अच्छा होगा, एक दिन वो लोग भी इस पॉवर्टी से बाहर आ पाएंगे अगर वो अपने बेटे ओप्पू को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो। वहीं पर सोरभोज्या जो है एक हाउस लेडी थी जो कि मैनेज कर रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री रहती थी, जिससे वो ना अपनी सासू माँ पर यानी कि अपनी सास पर बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालती थी, ठीक है। अब यहाँ पर सोरभोज्या को आप ऐसे इमेजिन करेंगे दैट शी वॉज अ बैड पर्सन, बट शी वॉज नॉट। वो उनकी कंडीशन ऐसी थी कि अब खाना ही नहीं बचा है। अब बूढ़े लोग होते हैं उनको नहीं कभी कभी सिचुएशन का पता हो, तो वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि इंसिस्टेड हो जाते हैं कि मुझे ये चाहिए चाहिए, ठीक है। अब वहाँ पर सोरभोज्या जो है वो कभी कभी वो अपना काम खो देती थी, उनको गुस्सा आ जाता था, वो अपना गुस्सा निकाल देती थी। तो ये एक मेन डिफरेंस है। अब हम आपको पेपर में क्या लिखना है वो पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। हरिहर रॉय एज द हेड ऑफ द फैमिली। हरिहर को जो है काइंड हार्टेड, एजुकेटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक मैन यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। वो एक ब्राह्मीण पंडित थे, वो राइटर भी थे, क्योंकि उनको नॉलेज, कल्चर और मोरालिटी को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, ठीक है। अपनी बीवी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अपने परिवार की कंडीशन को वो अच्छा करना चाहते थे, पॉवर्टी से निकलना चाहते थे, ठीक है। हरिहर की एक सबसे अच्छी क्वालिटी थी कि वो होपफुल बहुत ज़्यादा थे। वो उम्मीद उनको ज़िंदगी से थी कि आज अगर बुरा वक्त चल रहा है तो एक दिन अच्छा भी आएगा। और इस स्टेप पर भी थी जब उनका परिवार डेली हंगर, डेट और सोशल ह्यूमिलिएशन से गुजर रहा है, वो फिर भी बिलीव करते थे कि एक दिन अच्छा आएगा और वो अपने परिवार के लिए अच्छा कर पाएंगे। अपने परिवार को, अपने घर को छोड़कर वो काम के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि वो सिंसियरली अपने परिवार को एक कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हैं। हरिहर को जो है इमोशनली अफेक्शनेट और जेंटल पर्सन भी दिखाया गया है, ठीक है। स्ट्रिक्ट और अथॉरिटेटिव फादर्स की जगह वो अपने बच्चों को प्यार और अंडरस्टैंडिंग से ट्रीट करते थे। वो उनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं थे। उनका सपना था कि ओप्पू को बहुत अच्छी पढ़ाई मिले, जहाँ से वो उसकी नॉलेज बढ़े और वो उन्हें इस पॉवर्टी से निकाल पाए, ठीक है। However, हरिहर्स पर्सनैलिटी ऑल्सो रिवील्स सर्टेन वीकनेस। अब उनकी कुछ कि वीकनेसेस भी हैं। वो कुछ ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल पर्सन है। भाई एक तो होता है होपफुल होना कि चलो ठीक है, आज बुरा वक्त है तो अच्छा भी आएगा, लेकिन वो इतने ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हैं, वो बस अपने दिमाग में खोए रहते हैं कि हमारा घर अच्छा हो जाएगा, हम बाहर निकल जाएंगे, हम पॉवर्टी से बाहर निकल जाएंगे, पॉवर्टी से बाहर निकल कर हम ये करेंगे वो करेंगे। वो गलत है, ठीक है। वो इम्प्रैक्टिकल हो जाते थे। वो कभी कभी समझ ही नहीं पाते थे कि जो आज की हार्डशिप है जो उनके परिवार को देखनी पड़ रही है, स्पेशली बाय सोरभोज्या, उनकी बीवी को, जो कि स्ट्रगल कर रही है डेली घर का चलाना। घर को क्या चलाना है, पैसा ही नहीं है, ना राशन है, खाने को कुछ है, पीने को कुछ है, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत सहन करनी पड़ती थी। उनकी जो इरेगुलर अर्निंग थी, और क्योंकि वो घर पे भी नहीं रहते थे, तो वहाँ से इनसिक्योरिटी और इमोशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था परिवार के अंदर। तो हरिहर को जो है एक लविंग बट इमोशनली डिटैच्ड हेड ऑफ द फैमिली दिखाया गया है। ये देखना, ध्यान से सुनो। ये हरिहर इज रिप्रेजेंटेड एज लविंग बट इमोशनली डिटैच्ड हेड ऑफ द फैमिली whose idealism sometimes prevents him from dealing realistically with poverty। इतना ज़्यादा आइडियलिज्म हो जाते थे, इतने ज़्यादा आइडियलाइज्ड हो जाते थे वो कि कभी कभी रियल जो सिचुएशन है राइट नाउ उसकी गंभीरता को नहीं वो पहचान पाते थे। सोरभोज्या एज द कॉन्ट्रास्टिंग मॉडल ऑफ द हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सोरभोज्या का जो कैरेक्टर है वो हरिहर से काफ़ी ज़्यादा अलग है। वाइल हरिहर लिव्स इन ड्रीम्स एंड ऑप्टिमिज्म, वो ड्रीम और ऑप्टिमिज्म में रहते थे। सोरभोज्या जो है वो फर्मली कनेक्टेड टू द प्रैक्टिकल रियलिटी, वो फर्मली प्रैक्टिकल थी। वो घर को चलाने के लिए जिम्मेदार थी और वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस में रह रही थी, क्योंकि वो एक माँ और एक होम मेकर थी। तो वो खाना कम है उसको सहन करती थी, सोशल क्रिटिसिज्म उनको जो मिलता था वो सहन करती थी, घर का काम करना, इमोशनल केयर करना बच्चों की। हरिहर के अलावा वो जो आइडियलिस्टिक अफोर्ड नहीं कर पाती थी। ऐसा नहीं है वो होना नहीं चाहती, बट वो उस सिचुएशन में अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रही हैं पॉवर्टी का पेन। गरीबी का जो दर्द है वो उनको खुद सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि हस्बैंड तो चला गया है, तो मेन हेड ऑफ द फैमिली तो सोरभोज्या ही रह गई, उनकी वाइफ ही रह गई, ठीक है। अनलाइक हरिहर
वो आइडियलिस्टिक नहीं रह सकती हैं। हर प्रैक्टिकल अप्रोच, जो उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, उससे वो स्ट्रिक्ट, एंशियस और कभी कभी इमोशनली हार्श भी हो जाती थी। ठीक है, सुरभुजा जो है ज़्यादातर वो अपनी बेटी दुर्गा और इंद्र ठाकुर थकरुन से बहुत ज़्यादा वो इरिटेटेड रहती थी, क्योंकि कांस्टेंट पॉवर्टी से फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल एग्जॉशन उनके अंदर आ जाता है। हाउएवर, बीनीथ हर हार्श बिहेवियर, इवन दो वो हार्श थी, उनका जो बिहेवियर है उसके अंदर उनके लिए मेटर्नल प्यार और इनसिक्योरिटी थी। वो अपनी बेटी और अपनी सास से प्यार तो करती है, लेकिन उन अंदर ही अंदर, मतलब कि बाहर से गुस्सा है लेकिन अंदर से उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इनसिक्योर है कि मैं इनके लिए प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी तो कहीं उनको कुछ हो ना जाए। तो वो ज़्यादातर वो परेशान रहती हैं अपने परिवार की सर्वाइवल, रेपुटेशन और फ्यूचर के लिए। ठीक है, उनका जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है साइलेंट सेक्रीफाइस मेड बाय वुमेन इन पुअर हाउस होल्ड। गरीब घरों में कैसे वाइफ ऑफ द फैमिली, डॉटर्स ऑफ द फैमिली को कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है घर को चलाने के लिए। इमोशनल स्ट्रेस होने के साथ साथ उनको फिजिकल हार्डशिप भी झेलना पड़ता है, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इमोशनल स्ट्रेस और हार्डशिप के बावजूद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करती हैं डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, तो दैट गोज विदाउट सेइंग, अ सेइंग गोज लाइक, ओके लेट्स नॉट डिस्कस इट, आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हरिहर एंड सुरभुजा, कॉन्ट्रास्ट यही है कि दोनों जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है नोवेल के। ठीक है, हरिहर जो है होप, ड्रीम्स, स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सुरभुजा जो है वो रियलिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्वाइवल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, हरिहर ये मानते हैं कि पेशेंस और अगर आप अच्छी सोच रखते हैं तो इवेंचुअली आपकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, जबकि सुरभुजा का मानना है कि इमीडिएट पेन ऑफ पॉवर्टी एंड स्कार्सिटी, उनको कभी ऑप्टिमिस्टिक होने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही वो ऑप्टिमिस्टिक होने को आती, आगे से प्रॉब्लम स्लैम्स इनटू द फेस कि खाना नहीं है, आगे से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं लोग उन्हें। ठीक है, उनको बुरा भला बोल रहे हैं। तो आप खुद को सुरभुजा की जगह रह के देखिए, क्या आप इस सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक हो पाएंगे? हरिहर रह पाता है क्योंकि उसे वो चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ती है। ठीक है, वो बाहर निकल जाता है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि घर वालों को खाना खिलाना है। अगर एक रोटी बची है तो शायद उसकी बीवी को खुद भूखा रहना पड़ता होगा ताकि बाकी सबका पेट भर सके। ये चीज़ हरिहर को नहीं फील करनी पड़ती। उसको क्या है, उसको पैसा भेजना है। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न मनी, बट एक सिचुएशन का सिनेरियो बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है, एंड ये हर जगह पर अप्लाई होता है। ठीक है, इवन टुडे आज भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप ये रियलिस्टिकली देख पाओगे ये चीज़ें। अभी हम इतने आगे नहीं बढ़े हैं। आप गांव में जाके देखो एंड यू विल लिटरली सी द कंडीशंस द वुमेन आर फेसिंग ओवर देयर। ठीक है, एंड द मैन टू। ओके, तो एक जो डिफरेंस है वो इमोशनल टेंशन उन दोनों में बढ़ा देता है। जैसे एग्जाम्पल है, हरिहर जो है घर से एब्सेंट रहते हैं अपॉर्चुनिटी की तलाश में, लेकिन सुरभुजा को वहाँ पर रहना पड़ेगा, वो घर छोड़ के नहीं जा सकती, तो उनको भूखा, डेट, सोशल ह्यूमिलिएशन अकेले झेलना होगा। हरिहर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करता है और सुरभुजा जो वो प्रेजेंट रियलिटीज़ से सफ़र कर रही होती है। ठीक है, ये डिफरेंसेस होने के बावजूद दोनों के दोनों कैरेक्टर अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा डीपली केयर करते हैं। उनकी कॉन्ट्रास्टिक पर्सनैलिटीज़ जो है वो साथ में मिलकर एक रियलिस्टिक पिक्चर बनाती है फैमिली की, जहाँ पर इमोशनल ड्रीम्स और प्रैक्टिकल सर्वाइवल एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। सुरभुजाज रोल एंड सिग्निफिकेंस इन द नॉवल, सुरभुजा जो है वो एक सेंट्रल रोल प्ले कर रही होती है फैमिली के अंदर। ठीक है, वो इमोशनल और फिजिकल लेबर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो वुमेन इन रूरल हाउस होल्ड, गाँव में रहने वाली गरीब और सभी वुमेन करती हैं। ठीक है, कैरेक्टर से हम ये जानते हैं कि जो नोवेल है वो बर्डन कैरीड बाय मदर्स एंड वाइफ्स इन द पुअर फैमिलीज रिप्रेजेंट करती है। उनकी जो इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो उनको एक रियलिस्टिक कैरेक्टर बनाती है। एट टाइम शी अपीयर्स हार्श एंड इम्पेशेंट, वो हार्श और इम्पेशेंट कभी कभी लगती है, लेकिन उनका जो रिएक्शन है वो सफरिंग, इनसिक्योरिटी, एग्जॉशन से आता है, क्रूअल्टी से नहीं आता। ठीक है, रीडर्स अंडरस्टैंड दैट पॉवर्टी हैज़ हार्डन्ड हर पर्सनैलिटी, गरीबी से उनकी जो पर्सनैलिटी वो काफ़ी ज़्यादा हार्डन्ड हो चुकी है। सुरभुजा ऑल्सो सिम्बलाइजेज रेजिलियंस एंड इंड्योरेंस। ठीक है, इवन आफ्टर फेसिंग कॉन्स्टेंट हार्डशिप, इलनेस एंड पर्सनल ट्रेजेडी, इतना सब कुछ दिक्कतें, बीमारियां सहन करने के बावजूद
वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करती हैं। उनकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो स्पेशली विजिबल होती है उनकी बेटी की मौत के दौरान, वहन शी साइलेंटली बियर्स अनबियरेबल ग्रीफ। सहन ना करने वाला दर्द भी वो कैसे चुपचाप सहन कर रही होती है। उनका जो रोल है वो एक एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है, जहाँ पर वो दोनों सफरिंग और स्ट्रेंथ इन वुमेन इन रूरल सोसाइटी रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, इमोशनल एंड सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ देयर कैरेक्टर टुगेदर। हरिहर और सौरभोजा जो है वो दो अलग अलग रिस्पॉन्सिबली मतलब कि दो अलग अलग स्टिमुलाइज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पॉवर्टी और सफरिंग का। हरिहर जो है वो चला जाता है हार्श रियलिटी को छोड़कर अपने सपनों के और उम्मीद के पास, और सौरभोजा को वहीं रहकर वो सब सहना पड़ता है लेबर और सेक्रीफाइस के साथ। उनकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर से गुजर रही होती है क्योंकि इकोनॉमिक हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा है। द नोवेल डज नॉट प्रेजेंट आइदर कैरेक्टर एज कम्प्लीटली राइट और रॉन्ग। नोवेल नहीं कहती कि दोनों कैरेक्टर सही हैं दोनों रॉन्ग है, नहीं, किसी की साइड नहीं ले रही होती है, बल्कि वो पॉवर्टी के दौरान जो आपकी पर्सनैलिटीज़ और रिलेशनशिप शेप होती हैं कैसे अलग अलग तरीके से, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इन कैरेक्टर्स की मदद से पैथर पंचाली ऑफर्स अ डीप ह्यूमन पोर्ट्रेयल ऑफ द फैमिली लाइफ, इमोशनल स्ट्रगल एंड द सर्वाइवल इन रूरल बंगाल। कैसे उस टाइम पे रूरल बंगाल के अंदर लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे होते थे अपने परिवार को एक अच्छा शेप देने के लिए। ठीक है, तो कंक्लूजन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन दुर्गा एंड इंदिर ठुकरान। कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन दुर्गा एंड ओपू। दुर्गा और जो दुर्गा की दादी है उनके बीच में क्या रिलेशन था, और दुर्गा और ओपू बहन भाइयों के बीच में क्या रिलेशन था, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, यस, मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। दुर्गा और इंदिर ठाकुर के बीच में, ठुकरान के बीच में जो है रिलेशन पढ़ते हैं। उन दोनों का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और टेंडर था। एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, टेंडर, बहुत ही प्यारा और बहुत ही नाजुक रिश्ता था दोनों के बीच में। इंदिर ठुकरान जो है वो एक ओल्ड विडोड, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, और वो रिलेटिव है, मतलब कि एक तरीके से उनकी दादी हुई लेकिन वो एक विडोड रिलेटिव है उनकी, जिनको नेग्लेक्ट किया जाता है और कभी कभी उनको एज अ बर्डन ट्रीट किया जाता है परिवार के अंदर क्योंकि गरीब है। दुर्गा जो है कभी कभी उनको मतलब कि दुर्गा जो है उनको जेन्युइन अफेक्शन और सिंपैथी दिखाती है। ठीक है, दुर्गा इंदिर के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करती हैं क्योंकि दोनों को लोनलीनेस और इमोशनल नेग्लेक्ट फील करना पड़ता है। इंदिर जो है वो बूढ़ी उम्र और डिपेंडेंसी की वजह से जबकि सफ़र कर रही होती है, दुर्गा जो है वो रिस्ट्रिक्शन और मिसअंडरस्टूड होने की वजह से घर में एक जो है बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रही होती है। ये जो शेयर्ड इमोशनल आइसोलेशन है ये दोनों को करीब ले आता है। दुर्गा जो है इंदिर के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करती है, उनकी कहानियाँ सुनती है, उनके साथ खाना शेयर करती है। ठीक है, छोटे छोटे कंफर्ट्स उनके साथ शेयर करती है। परिवार में गरीबी होने के बावजूद वो ओल्ड वुमेन को काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती है, जबकि दूसरी जो है स्पेशली सौरभोजा उनसे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहती है उनकी प्रेजेंस से। ठीक है, देयर रिलेशनशिप ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इनोसेंस एंड ह्यूमैनिटी इन द मिडस्ट ऑफ द हार्डशिप। दिक्कतों के बावजूद उनकी जो रिलेशनशिप है वो जो है इनोसेंट और ह्यूमैनिटी की भरी होती है। दुर्गा जो है इंदिर को कभी जज नहीं करती पॉवर्टी और हेल्पलेसनेस की वजह से, बल्कि वो उनकी कंपेनियनशिप और इमोशनल वार्मथ को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। ठीक है, एक सबसे ज़्यादा ट्रेजिक मोमेंट तब हुआ नोवेल के अंदर जब इंदिर जो है अकेली मर जाती है। ठीक है, घर को ह्यूमिलिएशन की वजह से छोड़ के। अब सौरभोजा उनको इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर देती हैं कि इंदिर घर छोड़कर चली जाती है और वो कहीं ना कहीं मर जाती हैं अकेले। दुर्गा जो है बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होती है उनकी मौत से, जो कि एक बहुत बड़ा हाईलाइट है उनके इमोशनल डेप्थ के बॉन्ड का। इस रिलेशनशिप के दौरान जो नॉवल है वो एम्फेसाइज करती है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कंपैशन आपका एल्डरली और इमोशनली वल्नरेबल लोगों के साथ। आपको अपने से बूढ़े, और सिर्फ बूढ़े ही नहीं, वो लोग जो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ आपका कंपैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुर्गा और ओप्पू के बीच में कैसा रिलेशन था? दुर्गा और ओप्पू जो है बहुत ही प्यारे बहन भाई थे, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था, एडवेंचर, इनोसेंस एंड इमोशनल क्लोजनेस। भाई बहन जो गरीबी में बड़े हुए हैं उनका एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो कि एक्सपीरियंसेस, इमेजिनेशन और कंपेनियनशिप के उसमें जुड़ा हुआ है। दुर्गा एक बड़ी बहन और ओप्पू के लिए गाइड की तरह काम करती है।
वो उसे इंट्रोड्यूस कर रही होती है नेचुरल ब्यूटी ऑफ द विलेज एंड टेक्स हिम अलोंग द स्मॉल एडवेंचर्स थ्रू द फील्ड फॉरेस्ट पॉन्ड्स एंड रेलवे ट्रैक्स। छोटी छोटी खुशियाँ, रेलवे के ट्रैक पर जाकर वो बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं। टुगेदर दे एक्सप्लोर द वर्ल्ड, अपनी छोटी सी दुनिया को वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट के साथ। उनकी जो रिलेशनशिप है वो चाइल्डहुड इनोसेंस को रिप्रेजेंट करती है, अनटच्ड बाय द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द पॉवर्टी, क्योंकि वो बच्चे हैं एंड क्योंकि अभी उनको नहीं पता है पॉवर्टी क्या होता है, उनकी कंडीशन क्या है, वो अनअवेयर है और वो अपनी इस ब्लिस के अंदर जी रहे हैं। परिवार इमोशनली स्ट्रगल करता है। दुर्गा और ओपू जो है वो एक खुशी जो है एक छोटी छोटी प्लेजर्स में, जैसे ट्रेन को देखना, फ्रूट्स को कलेक्ट करना, नेचर को एंजॉय करना और शेयरिंग स्टोरीज, कहानियों को बांटकर वो खुश हो जाते हैं। दुर्गा जो है ओप्पू के लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव और केयरिंग है, वो अपने एक्सपीरियंसेस और इमोशंस अपने भाई के साथ शेयर कर रही होती है और ओप्पू जो है उसे बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। ठीक है, उनकी जो कंपेनियनशिप है वो बच्चों को इमोशनली इस्केप, मतलब कि घर की तकलीफ़ों से कैसे आप इस्केप कर सकते हैं अगर आपका अपने सिबलिंग्स के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड है तो। ठीक है, जो फेमस सीन है जहाँ पर दुर्गा और ओप्पू खेतों में भाग रहे होते हैं, ट्रेन के साथ साथ वो सिंबलाइज करता है फ्रीडम, वंडर एंड ब्यूटी ऑफ द चाइल्डहुड इमेजिनेशन। ये जो मोमेंट है ये इमोशनल यूनिटी एंड एक्साइटमेंट शेयर्ड बाय द सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। हावेवर उनकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा दुख से भरी हुई है, सैडनेस से भरी हुई है, क्योंकि पॉवर्टी और सफरिंग जो है उनको कॉन्स्टेंटली सराउंड कर रही होती है। दुर्गा की जो बीमारी है और डेथ है वो बहुत ही ज़्यादा डेवेस्टेटिंग होती है ओप्पू के लिए। ठीक है, उनकी जो डेथ है वो इनोसेंट चाइल्डहुड को ख़त्म कर देती है ओप्पू का, और एक परमानेंट इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ देती है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट इज इमोशनल सिग्निफिकेंस ऑन दीज रिलेशनशिप्स। दोनों की जो रिलेशनशिप है वो इम्पोर्टेंट इमोशनल एंड सोशल थीम विद इन द नॉवल। ठीक है, ये जो दोनों रिलेशनशिप है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमोशनल और सोशल थीम रिप्रेजेंट कर रही होती है नॉवल के अंदर। दुर्गा का इंदिर ठुकरान के साथ जो रिलेशन है वो कंपैशन, एम्पैथी, इमोशनल सपोर्ट को अक्रॉस जनरेशन्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये एक्सपोज कर रहा है कि सोसाइटी कैसे एल्डरली इंडिविजुअल्स को कैसे निगलेक्ट कर रही है, कैसे विडो वुमेन्स के साथ वो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से ट्रीट करती है। सिमिलरली दुर्गा और ओप्पू का जो रिलेशन है वो एक प्योरिटी रिप्रेजेंट करता है चाइल्डहुड की, जहाँ पर इमोशनल स्ट्रेंथ सिबलिंग्स के बीच में देखा गया है। उनका जो बॉन्ड है वो खुशी का, होप का, ठीक है, एक रिप्रेजेंट कर रहा होता है गरीबी, हार्डशिप्स के अंदर। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है ये नोवेल को इमोशनली रिच और रियलिस्टिक बनाती है, क्योंकि वो इसके अंदर ह्यूमन अफेक्शन जो है वो सर्वाइव कर रही होती है डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस के अंदर। गरीबी के बावजूद दुर्गा अपनी दादी के साथ यानी कि इंदिर के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कंपैशनेट होती है। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है इमोशनल रिचनेस को। सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस इन द नॉवल, दुर्गा की जो रिलेशनशिप है इंदिर के साथ वो ह्यूमन काइंडनेस और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इस बॉन्ड के अंदर नॉवल क्रिटिसाइज कर रही होती है सोसाइटी के इनसेंसिटिव ट्रीटमेंट ऑफ द ओल्ड एज एंड पॉवर्टी। ठीक है, दूसरे हाथ में जो दुर्गा और ओप्पू है उनकी जो रिलेशनशिप है वो इनोसेंस, इमेजिनेशन और ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उनका जो एडवेंचर है वो एक टेम्परेरी इस्केप है उनकी सफरिंग और इमोशनल रिजिलियंस ऑफ द चाइल्डहुड। ठीक है, ये जो एडवेंचर है वो उनका टेम्परेरी इस्केप है सफरिंग से, और ये एक इमोशनल रिजिलियंस बच्चों की रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कैसे गरीबी में होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं खुशी ढूंढ लेते हैं। दोनों की जो रिलेशनशिप है वो ट्रेजेडी को बहुत ज़्यादा डीपन कर देती है, और इंदिर और दुर्गा की जो डेथ है वो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल एम्प्टीनेस छोड़ जाती है परिवार के अंदर, और स्पेशली ओप्पू की ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि ओप्पू के लिए उसकी बहन ही सब कुछ थी। दोस्त थी उनकी इमोशनल सपोर्टर थी, उनको गाइड करने वाली थी। ओप्पू ने जैसे अपनी लाइफ का एक पार्टनर उन्होंने खो दिया था। ठीक है, कंक्लूजन आई होप आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Write a short note on being fair to others with a relevant example from Wise and Otherwise. Remember, only an honest human being can be a good writer. Elucidate with the relevant context from the Murthy's book Wise and Otherwise.
देखो कॉन्टेक्स्ट हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखो ये जो वाइज एंड अदरवाइज है, ये एक 50 रियल लाइफ स्टोरीज़ है, शॉर्ट स्टोरीज़ है, 50 जो रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं जिन्हें सुधा मूर्ति ने लिखा है। ये जो बुक है ये ह्यूमन नेचर की अलग अलग साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ग्रीड, सेल्फिशनेस, कंपैशन एंड विजडम। ठीक है, जो ज़्यादातर स्टोरीज़ हैं वो ऑथर के एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती हैं कि कैसे वो इंडिया के अक्रॉस जब ट्रैवल कर रही होती हैं और गरीब और रूरल कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रही होती हैं इन्फोसिस के फाउंडेशन के लिए, तो वो क्या एक्सपीरियंस करती हैं। ठीक है, इस बुक के अंदर कोई भी प्लॉट या मेन कैरेक्टर नहीं है। हर एक कैरेक्टर जो है वो खुद की एवरीडे लाइफ की स्टोरीज़ को शेयर कर रहा था। कुछ स्टोरीज़ इंस्पायरिंग है, कुछ इमोशनल और कुछ शॉकिंग है। ठीक है, इन एक्सपीरियंसेस के दौरान सुधा मूर्ति जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखाती हैं, दैट इज़ ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी एंड वैल्यूज़। ठीक है, इसके अंदर कुछ मेजर थीम्स हैं जैसे ह्यूमन बिहेवियर एंड इमोशन, poverty and social problem, importance of kindness and honesty, education and women's right and challenging values in society। ये जो राइटिंग स्टाइल है इनका ये बहुत ही सिंपल है और आसान है समझने के लिए, और ये जो बुक है ये स्टूडेंट्स और जनरल रीडर्स के लिए अमंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ये जो बुक है ये आपको सिखाती है कि कैसे आप वाइज भी हो सकते हैं और अदरवाइज भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुडनेस और ह्यूमैनिटी दिखाते हैं और कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और क्रूअल होते हैं। ठीक है, इन रियल लाइफ स्टोरीज से जो सुधा मूर्ति जी हैं वो इनकरेज करती हैं रीडर्स को कि आपको बहुत ज़्यादा कंपैशनेट और थॉटफुल इंसान होना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, आप यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग फेयर टू अदर्स। यहाँ पर फेयर वो फेयर नहीं है जो आप सोच रहे हो, यहाँ पर फेयर होना मतलब कि समान होना। ठीक है, कैसे आप लोगों को फेयरली ट्रीट करते हैं, एक जैसा ट्रीट करते हैं। वाइज एंड अदरवाइज का एक सबसे बड़ा लेसन है कि जो फेयरनेस और ह्यूमैनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपना ट्रस्ट और डिग्निटी मेंटेन करके रखना चाहते हैं सोसाइटी में। सुधा मूर्ति बार बार रिपीट कर रही होती है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कि लोग जो हैं वो दूसरों को इक्वली ट्रीट करें, उनको इज्जत दें, चाहे कोई भी सोशल स्टेटस हो, उनकी वेल्थ, कास्ट या प्रोफेशन हो, डजेंट मैटर, यू शुड रिस्पेक्ट दैम। ऑथर मानती हैं कि जो अनफेयर बिहेवियर है वो कभी कभी इमोशनल पेन और सोशल इनजस्टिस का कारण होता है। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं बुक के अंदर जो दिखाती हैं कि कैसे सेल्फिश, ग्रीड, प्रीजुडिस एंड डिसऑनेस्टी जो है एक्सप्लॉयटेशन और सफरिंग को लीड कर रहा होता है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी का फ़ायदा उठाना गलत तरीके से और उनको सफ़र करना, कैसे उनके साथ गलत करना। ठीक है, तो जब आप सेल्फिश और ग्रीड अपने खुद के फ़ायदे के लिए, प्रीजुडिस लोगों के बीच में जब आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हो तो उसी से आप इमोशनल लोगों की सफरिंग और एक्सप्लॉयटेशन आप कर रहे होते हो। तो सुधा जो है वो एनकरेज करती है रीडर्स को कि आपको एथिकली और कंपैशनेटली दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन सेवरल स्टोरीज वेल्दी एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल्स मिसट्रीट पुअर पीपल। वेल्दी और एजुकेटेड जो लोग हैं वो गरीब घर के लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, सर्वेंट्स को भी, क्योंकि सोशली सुपीरियर है वो उनसे। सुधा जो है वो ऐसे बिहेवियर को क्रिटिसाइज़ करती हैं और ये एम्फसाइज़ करती हैं कि हर प्रकार का इंसान इज्जत और डिग्निटी डिज़र्व करता है। उनका जो एक्सपीरियंस है वो सिखाता है कि फेयरनेस मीन्स अंडरस्टैंडिंग अदर्स स्ट्रगल्स एंड ट्रीटिंग देम विद एम्पैथी। फेयरनेस का मतलब है कि आप सामने वाले इंसान ने जो सहन किया है आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो और उनके साथ एम्पैथाइज करते हो कि आपके साथ जो हुआ है वो मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, इवन दो यू कांट रियली अंडरस्टैंड दैट बट यू शुड स्टिल ट्राई। ठीक है, एक और जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है फेयरनेस की वो बुक के अंदर कहती है कि ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप्स, कि कैसे रिलेशनशिप्स के अंदर सच्चाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुधा जो है वो दिखाती है कि जो जेन्युइन रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट, इक्वालिटी, सिंसियरिटी के ऊपर बेसिस होती हैं रादर देन सेल्फिश मोटिव्स पे। ठीक है, लोग जो दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, वो रिस्पेक्ट और इमोशनल पीस खो देते हैं आखिर में। ऑथर ये भी हाईलाइट करती हैं कि जो फेयरनेस है हाईलाइट्स फेयरनेस थ्रू द एक्ट्स ऑफ जेनरोसिटी एंड कंपैशन। आप जेनरोसिटी और कंपैशन के थ्रू भी आप फेयरनेस दिखा सकते हो। बहुत सारी सिचुएशंस है जहाँ पे ऑर्डिनरी लोग जो है उनके पास लिमिटेड सोर्सेज होते हैं।
ठीक है, उनके पास लिमिटेड सोर्सेज है, फिर भी वो काइंडनेस और ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे होते हैं, जबकि अमीर और पावरफुल लोग जो है वो सेल्फिशली बिहेव करते हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये मोरल वैल्यूज़ को शो करता है कि कैसे पैसे से ज़्यादा इमोरल वैल्यूज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, सोशल पोजीशन भी नहीं रखता। ये जो बुक है ये सिखाती है कि आपको दूसरों के साथ फेयर रहना चाहिए और दूसरों के साथ हार्मनी, ट्रस्ट, ह्यूमैनिटी और सोसाइटी मेंटेन, मतलब कि हार्मनी, ट्रस्ट और ह्यूमैनिटी सोसाइटी के अंदर मेंटेन करके रखना चाहिए। ओनली एन ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग कैन बी अ गुड राइटर। ये जो स्टेटमेंट है, रिमेंबर ओनली एन ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग कैन बी अ गुड राइटर, ये रिफ्लेक्ट करता है कि सुधा मूर्ति का जो बिलीफ है कि लिटरेचर जो है वो ट्रूथफुल और सिंसियर होनी चाहिए। उनका मानना है कि एक राइटर को ज़िंदगी सच में ऑब्जर्व करके देखनी चाहिए, लोगों के इमोशंस को समझना चाहिए और प्रेजेंट रियलिटी विदाउट हिपोक्रेसी एंड आर्टिफिशियलिटी। कुछ भी झूठ ना लिखकर आप एक सच्चाई से लिखो जो ऑनेस्टली सोसाइटी में चल रहा है। मूर्ति का मानना है कि जो अच्छी राइटिंग्स है वो जेन्युइन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और इमोशनल ट्रूथ से आती है। एक जो झूठा इंसान है वो दूसरों को फैक्ट और इमोशन से मैनिपुलेट तो कर लेगा, लेकिन ऐसी जो राइटिंग है उनके अंदर डेप्थ और ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। ऑथेंटिसिटी मतलब कि ट्रूथ, ठीक है, मेनली ट्रूथ। ओनली ट्रूथफुल एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल कैन अंडरस्टैंड पीपल्स जॉय, सफरिंग, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑनेस्टली। एक सच्चा इंसान ही लोगों की सफरिंग, स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकता है। वाइज और अदरवाइज के अंदर मूर्ति जो है अपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स को लिखती हैं, उनका जो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है बिना किसी एग्जैजरेशन के। उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो सिंपल हैं, ठीक है, क्योंकि वो सच्ची ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, फिक्शनल ग्लैमर पर नहीं, ठीक है। दिस ऑनेस्टी मेक्स हर राइटिंग इमोशनली पावरफुल एंड रिलेटेबल। दिस बुक ऑल्सो शोज दैट ऑनेस्टी रिक्वायर्स करेज। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। बहुत सारी स्टोरीज हैं वो अनप्लेजेंट ट्रूथ दिखाती हैं सोसाइटी के बारे में, जैसे कैसे ग्रीडी है, बेट्रियल, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड सेल्फिशनेस। मूर्ति ये दिखाती है कि जो रियलिटीज़, मूर्ति प्रेजेंट्स दीज रियलिटीज़ ओपनली बिकॉज शी बिलीव्स राइटर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ट्रूथफुली ऑन द सोसाइटी। एट द सेम टाइम वो काइंडनेस, गुडनेस एंड ह्यूमैनिटी को भी हाईलाइट कर रही होती है। ये जो बैलेंस एंड ऑनेस्ट पोर्ट्रियल है जिंदगी का, इंक्रीजेज द क्रेडिबिलिटी एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ हर राइटिंग। मूर्ति की जो स्टेटमेंट है ऑल्सो सजेस्ट दैट राइटिंग इज़ नॉट मियरली अ टेक्निकल स्किल। ये सिर्फ कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, बल्कि एक इंसान के मोरल कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन है। जब आप कोई किताब लिख रहे होते हो तो आप क्या बिलीव करते हो वो चीज़ आप लिख रहे होते हो। एक राइटर जो सच्चा नहीं है वो कॉन्सेप्ट को डीपली नहीं लिख पाएगा और ना ही रीडर्स उसके साथ इमोशनल कनेक्शन बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो जेन्युइन लिटरेचर है वो इमोशनल ट्रूथ और एथिकल सेंसिटिविटी पर बेस्ड होती है। ह्यूमन नेचर एंड मोरल लेसन इन द बुक। वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ वाइज एंड अदरवाइज इज इट्स रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन नेचर। अलग अलग इंसिडेंट से जो मूर्ति है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही होती है कि कैसे ह्यूमन बींग्स जो है वो काइंडनेस और क्रूएल्टी दोनों के कैपेबल है, ठीक है। कुछ लोग दूसरों की सेल्फलेसली मदद करते हैं और कुछ लोग जो है उन आउट ऑफ ग्रीड और सेल्फिशनेस उनका फ़ायदा उठाते हैं। ऑथर किसी भी चीज़ को आइडियलाइज नहीं कर रही है, इंस्टेड वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑनेस्टी विद इट ऑल इट्स कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। दिस रियलिस्टिक अप्रोच स्ट्रेंथन्स द मोरल लेसन ऑफ द बुक एंड रीडर बिकॉज रीडर्स कैन रिलेट दीज सिचुएशंस टू रियल लाइफ। ये जो स्टोरीज़ हैं ये रीडर्स को एनकरेज कर रही थी कि आपको और भी ज़्यादा कंपैशनेट, फेयर एंड इमोशनली अवेयर होना चाहिए। मूर्ति रिपीटेडली सजेस्ट दैट एजुकेशन एंड वेल्थ अलोन डू नॉट मेक अ पर्सनल मोरली गुड। आपके पास पढ़ाई और पैसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं। जो इंसानियत है वो ह्यूमैनिटी और इंटेग्रिटी से आती है और कंट्रोल से आती है, ठीक है। आपने देखा होगा तो बहुत सारे रेप्स हो रहे हैं, ठीक है। इवन दो देखो बहुत मैन आर ऑल इक्वल, सबका एक दिमाग है, सबको अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, लेकिन उन बुरे विचारों पर एक्ट सिर्फ वही लोग करते हैं जिनका कंट्रोल नहीं होता है। अगर आपकी कॉन्साइंस इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपके घर में आपके सामने पैसा रखा है एंड अगर आप चोरी कर भी लेंगे तो भी शायद किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन स्टिल आप नहीं करते हैं क्योंकि आपका कंट्रोल है, क्योंकि आपको पता है वो चीज़ गलत है एंड आप उस चीज़ को नहीं सहन कर पाएंगे
क्योंकि आपके ऊपर कंट्रोल है। और जिन लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो खुद की इन बैड इंस्टिंक्ट्स पर जब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो चोरी भी करते हैं, वो किडनैपिंग भी करते हैं, वो रेप भी करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो बुरे और अच्छे ख्याल सबको आते हैं, इट डजेंट मैटर, ये जेंडर का मैटर नहीं है, वुमेन को भी आते हैं, ठीक है। बट उनके ऊपर एक्ट ना करना वो कंट्रोल की बात होती है, ठीक है। लिटरेरी स्टाइल एंड सिंप्लिसिटी, सुधा मूर्ति जो अपनी राइटिंग्स के अंदर सिंपल, डायरेक्ट और इमोशनली एंगेजिंग जो है राइटिंग स्टाइल है उनका, वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को नहीं यूज़ करती हैं और अपनी स्टोरीज़ को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में लिखती है, ठीक है। ये जो सिंप्लिसिटी है वो रिफ्लेक्ट करती है कि वो एज अ राइटर कितनी सच्चाई से वो अपना काम कर रही होती है, क्योंकि वो सच और इमोशनल इम्पैक्ट पर ज़्यादा फोकस करती हैं, ठीक है। Her ability to transform ordinary experiences into meaningful moral lesson makes the book inspiring and thought-provoking. रीडर्स सिर्फ स्टोरी को इन्जॉय ही नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो खुद के बिहेवियर और वैल्यूज़ को भी उस टाइम पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं और अपने आप पर रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं। ये जो दस मूर्थीज ऑनेस्टी एज अ पर्सन डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द ऑथेंटिसिटी एंड इमोशनल स्ट्रेंथ ऑफ हर राइटिंग्स, ठीक है। कंक्लूजन आप यहाँ से पढ़ लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Briefly write a note on 2 stories that convey compassion and social sensitivity based on reading wise and otherwise. Murthy delineates diverse stories which highlights the need to rehabilitate and accommodate voice of the unheard and marginalized as to elucidate with example from the text. देखो ये तो आई होप आपको सवाल समझ आ गया होगा। मूर्ति जो है अपनी डाइवर्स स्टोरीज से हाईलाइट करती हैं कि कैसे हमें जो लोग जो मार्जिनलाइज है, मतलब जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो शायद उतने इमोशनली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनको कोई सुनता नहीं है जिनकी आवाज़ों को, कैसे आप लोगों को उन्हें अकोमोडेट करना चाहिए, ठीक है। कैसे आपको उनकी आवाज़ें सुननी चाहिए और उनकी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उनमें आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एलुसिडेट विद एग्जाम्पल, और ऐसे कौन से टेक्स्ट हैं जो इस चीज़ को एलुसिडेट कर रहे हैं, जो इस बात को प्रूव कर रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ द ओल्ड वुमेन, कंपैशन टुवर्ड्स द मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। तो आप ये हेडिंग ज़रूर ध्यान रखना, स्टोरी ऑफ द ओल्ड वुमेन, कंपैशन टुवर्ड द मार्जिनलाइज्ड। वन ऑफ द मोस्ट टचिंग स्टोरीज इन द बुक कंसर्न्स एन ओल्ड वुमेन जो कि गरीबी में रहती हैं और अकेली हैं। सोसाइटी उन्हें नेग्लेक्ट करती है क्योंकि वो बूढ़ी हैं, वीक हैं और इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं। इस स्टोरी से मूर्ति जो है हाईलाइट करते हैं इमोशनल सफरिंग जो एल्डरली पीपल सहन करते हैं, क्योंकि उन्हें छोड़ दिया जाता है और परिवार और कम्युनिटी उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ये जो स्टोरी है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन एंड इमोशनल केयर फॉर द एल्डरली। मूर्ति जो है वो बूढ़े शोज दैट बूढ़े जो लोग हैं ऑफन नीड अफेक्शन, रिस्पेक्ट एंड ह्यूमन कंपेनियनशिप मोर देन मटेरियल सपोर्ट। पैसे की बजाय उन्हें इज्जत, प्यार और ह्यूमन कंपेनियनशिप चाहिए, उन्हें अपने आसपास लोग चाहिए। हावेवर मॉडर्न सोसाइटी जो है वो फ्रीक्वेंटली उन्हें बर्डन की तरह ट्रीट करती है क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। Murthy's sensitivity portrayal of the women loneliness creates sympathy in the readers and encourages them to recognize the dignity and emotional needs of the elderly individuals. कि कैसे जो elderly individuals हैं उनको नीड है इमोशनल सपोर्ट की और जो है एनकरेजमेंट की। ये जो स्टोरी है ये भी डेमोन्स्ट्रेट करती है हाउ मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस ऑफन रिमेन अनहर्ड। कैसे जो लोग नहीं, जिनके पास लग्जरी है, वो कैसे उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, क्योंकि सोसाइटी प्रोडक्टिविटी और हेल्थ को वैल्यू करती है ह्यूमैनिटी की बजाय, ठीक है। इस नैरेटिव से मूर्ति जो है एम्फेसाइज करती है ट्रू सिविलाइजेशन इज़ मेजर्ड बाय हाउ सोसाइटी ट्रीट्स। जो असलियत एक कंट्री की सिविलाइजेशन है वो जब देखी जाती है जब एक कंट्री कैसे अपनी सोसाइटी, कैसे अपने कमज़ोर और मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स को वो कैसे ट्रीट कर रही है। स्टोरी हाईलाइटनिंग पुअर एंड ह्यूमन डिग्निटी, पॉवर्टी एंड ह्यूमन डिग्निटी। एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी है बुक के अंदर जो कि एक गरीब इंडिविजुअल पर बेस्ड है, जो कि अपनी इज्जत को मेंटेन करने के लिए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हैं डिस्पाइट सीवियर इकोनॉमिक हार्डशिप। मूर्ति जो है वो ऑफन ऐसे लोगों से एनकाउंटर करती हैं जो कि स्लम्स में या फिर गांव में रहते हैं, जिनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है क्योंकि वो गरीब है। येट मैनी ऑफ देम डिस्प्ले ऑनेस्टी। गरीब और
ये दिक्कतें सहन करने के बावजूद वो सच्चे हैं, काइंड हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर पहुंच जाता है अपनी कंडीशंस के बावजूद। ऐसे ही एक इंसिडेंट के अंदर मूर्ति डिस्क्राइब करती हैं कि हाउ पुअर पीपल समटाइम्स बिहेव मोर जनरसली एंड कंपैशनेटली, कि कैसे गरीब लोग जो हैं वो जनरसली और कंपैशनेटली जो है बिहेव करते हैं वेल्दी इंडिविजुअल्स की बजाय। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये एक्सपोज करता है कि कैसे सेल्फिशनेस एंड इंसेंसिटिविटी ऑफन टुवर्ड्स द प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। स्टोरी हाईलाइट करती है द नीड फॉर सोशल सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द इमोशनली वीकर ग्रुप। मूर्ति सजेस्ट करती है कि पॉवर्टी जो है वो एक रीज़न नहीं बनना चाहिए ह्यूमन और एक्सक्लूजन के लिए, कि जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज poor, it doesn't mean you have the right to humiliate them. Instead सोसाइटी जो है ऐसे लोगों को सपोर्ट और डिग्निटी, उनको इज्जत देनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो इज्जतदार तरीके से जी सके। ठीक है, ये जो नैरेटिव्स है ये क्रिटिसाइज करते हैं सोशल सिस्टम को दैट इग्नोर्स द सफरिंग ऑफ पुअर कम्युनिटीज वाइल सेलिब्रेटिंग वेल्थ एंड स्टेटस। बाय गिविंग वॉइस टू द ऑर्डिनरी स्ट्रगलिंग पीपल, मूर्ति एनकरेजेस रीडर्स टू बिकम मोर सोशली अवेयर एंड एम्पैथेटिक। ठीक है, Voices of the unheard and marginalized. A major contribution of Wise and Otherwise is its focus on people who are generally ignored by the mainstream society. ऐसे लोगों पर होता है जिन्हें सोसाइटी इग्नोर कर रही होती है। ठीक है, मूर्ति जो है विडोज, पुअर विलेजर्स एंड डोमेस्टिक वर्कर्स, एल्डरली पीपल एंड सोशली नेग्लेक्ट इंडिविजुअल्स जो कि दर्द और सफरिंग जो है उनको सहन करनी पड़ती है, जो इनविजिबल रहते हैं, उनके बारे में वो लिखती हैं। ठीक है, ये जो स्टोरीज़ हैं इनकी मदद से वो दिखाती है कि जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं वो सिर्फ विक्टिम नहीं होते बल्कि वो एक इंसान है जिनके इमोशंस भी हैं, डिग्निटी भी है, ड्रीम्स भी हैं और स्ट्रगल्स भी हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज वो गरीब है इट डजंट मीन दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। हर राइटिंग रिस्टोर्स ह्यूमैनिटी एंड विजिबिलिटी टू दोज हु आर ऑफन ओवरलुक्ड। मूर्ति बिलीव्स दैट सोसाइटी मस्ट नॉट ओनली सिंपथाइज विद मार्जिनलाइज्ड पीपल, सिंपथाइज ही नहीं करना है बल्कि उनको मौका देना है आगे बढ़ने का, इमोशनली और इकोनॉमिकली ग्रो करने का। वो इस बात पर वो जोर डालती है कि इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और कंपैशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी और एक ह्यूमन सोसाइटी बनाने के लिए। उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो रिवील करती हैं डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, वेल्थ, जेंडर, एज क्रिएट्स इमोशनल सफरिंग एंड सोशल इनजस्टिस। इमोशनल सफरिंग आप लोग सफ़र इमोशनली आप उनको करते हो जब आप उनको ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते हो। इन रियलिटीज़ को ऑनेस्टली दिखाते वक्त सुधा जो है वो एनकरेज करती है रीडर्स को कि उन्हें जो है सोशल प्रिजुडिस को क्वेश्चन करना चाहिए और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना चाहिए। ठीक है, कंपैशन एज अ मोरल वैल्यू। कंपैशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोरल वैल्यूज़ प्रमोटेड थ्रू आउट द बुक। कंपैशन को बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस करती है। मूर्ति बिलीव करती है कि ह्यूमन बींग्स शुड केयर फॉर वन अनदर रिगार्डलेस ऑफ द सोशल डिफरेंस। कुछ भी सोशल डिफरेंस हो उन्हें एक दूसरे को जो है बिलीव करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि हाउ स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग कैन रिड्यूस सफरिंग एंड रिस्टोर होप। कैसे आपकी छोटी छोटी काइंडनेस के एक्ट किसी का दिन बना देते हैं, उनकी सफरिंग को कम कर देते हैं और उनके अंदर उम्मीद जगा देते हैं। ये जो बुक है ये सजेस्ट करती है कि एजुकेशन एंड वेल्थ अलोन डू नॉट मेक पीपल मोरली सुपीरियर। आपके पास पैसा और एजुकेशन है, आप वहाँ से मोरली सुपीरियर नहीं होते हैं। बहुत सारी केसेस के अंदर सिंपल और जो पुअर इंडिविजुअल्स हैं वो ग्रेटर ह्यूमैनिटी दिखाते हैं एजुकेटेड और वेल्दी पीपल के बजाय। मूर्ति जो है वो मूर्ति की जो कंपैशनेट अप्रोच है वो स्टोरीज़ को इमोशनली पावरफुल बना देती है क्योंकि शी रिप्रेजेंट्स पीपल नॉट विद जजमेंट बट विद अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। सोशल सेंसिटिविटी एंड रियलिस्टिक राइटिंग्स। Murthy's realistic style strengthens the social message of the book. She does not exaggerate situations or idealize society. ऐसे नहीं करती है. Instead, she honestly presents both kindness and cruelty found in the human behavior. Her stories encourage readers to become socially responsible and emotionally aware. By focusing on real experiences, she makes readers reflect on how society treats poor, elderly, women and other vulnerable groups. कैसे उनको treat करती है. ये जो बुक है ये सिर्फ एक लिटरेरी वर्क ही नहीं बल्कि एक मोरल कमेंट्री बनता है मॉडर्न सोसाइटी और ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट वन। टुडे व्हेन आई स्टैंड ऑन द डायस
and speak confidently or face any kind of difficulty in life, I think of my teacher. Based on these lines by Murthy, how do you perceive the role of a teacher? Discuss with the reference to the text. Based on your readings of the stories from Murthy's advice and otherwise, explicate the importance of having confidence and positive attitude towards life. ठीक है, तो आप यहाँ से इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, यहाँ पे मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ अ टीचर इन शेपिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। तो अभी सुधा मूर्ति के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, वो कैसी थी। देखो, सुधा मूर्ति जो है वो एक इंडियन ऑथर, टीचर, इंजीनियर और सोशल वर्कर है, ठीक है। जो सुधा मूर्ति हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी, 1950s के अंदर वो पैदा हुई थी, कर्नाटका से वो है, शिगोन से। एंड टेल्को की, जो अब राइट नाउ टाटा मोटर्स है, उनकी सबसे पहली फीमेल इंजीनियर बनी थी, ठीक है। सबसे उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड वुमेन थी, एजुकेटेड थी, एंड राइट नाउ वो इन्फोसिस की एक को फाउंडर है, ठीक है। सुधा मूर्ति ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और उन्होंने जो है अपने कॉलेज के अंदर, वो अकेली लड़की थी, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एक लौती लड़की थी अपनी क्लास के अंदर। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने कॉलेज के अंदर चेंज कराया। कंपनीज़ के अंदर जब पहले वुमेन को जॉब नहीं दी जाती थी, उस टाइम पर वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया और वुमेन को जॉब भी देना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो पहली इंजीनियर थी और टाटा मोटर्स के अंदर पहली फीमेल इंजीनियर थी। वहाँ पर सुधा मूर्ति जो है बहुत बड़ा रोल प्रेजेंट करती हैं। सुधा मूर्ति का कहना है कि जो टीचर है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक पर्सनालिटी और फ्यूचर बच्चों का शेप करने में। एक अच्छा टीचर सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाता बल्कि बच्चों को प्रिपेयर करता है एग्जामिनेशन के लिए। अब वो चाहे कॉन्फिडेंस देना हो, सेल्फ बिलीफ हो, डिसिप्लिन हो या मोरल वैल्यूज़ हो। ये जो स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन की गई है, ये दिखाती है कि हाउ डीपली मूर्ति वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर टीचर। व्हेनेवर शी फेसेस चैलेंजेस और स्पीक्स पब्लिकली विद कॉन्फिडेंस, वो हमेशा याद करती है अपने टीचर की गाइडेंस और एनकरेजमेंट को। दिस सजेस्ट्स दैट टीचर्स हैव अ परमानेंट इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लाइव्स बियॉन्ड द क्लासरूम। क्लासरूम के बाहर एक टीचर की जो टीचिंग्स है वो बच्चों पर अफेक्ट करती हैं। एक जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है अपनी एबिलिटीज़, मोटिवेशन को आइडेंटिफाई करने में और फियर को और सेल्फ डाउट को ओवरकम करने में। ये जो एनकरेजमेंट है एंड प्रॉपर गाइडेंस, टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप कॉन्फिडेंस इन देयर ओन पोटेंशियल। Such confidence later becomes useful in professional life as well as in personal struggles. Murthy's respect for her teacher reflects the Indian tradition where teachers are considered guides, mentors, builders of the character. एक जो अच्छी टीचर है not only educates the mind but also strengthens the emotional and moral personality of the student. Teachers as moral and emotional guides. In wise and otherwise, teachers are portrayed as individuals who influence students emotionally and ethically. जो बच्चों को इमोशनली और एथिकली इन्फ्लुएंस करते हैं। मूर्ति सजेस्ट करती है कि टीचर्स को जो है अपने बच्चों को मदद करना चाहिए, बिकम रिस्पॉन्सिबल, कंपैशनेट, ऑनेस्ट ह्यूमन बींग्स रादर देन मियरली सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स। सक्सेसफुल होना सिखाओ बट उसके साथ साथ ह्यूमैनिटी, कंपैशनेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखानी चाहिए। टीचर्स जो है ऑफन अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं अपने खुद के बिहेवियर, डेडिकेशन और डिसिप्लिन से। स्टूडेंट्स रिमेंबर नॉट ओनली लेसन्स टॉट इन द क्लास बट ऑल्सो द वैल्यूज, एटीट्यूड्स डेमोन्स्ट्रेटेड बाय देयर टीचर्स। मूर्ति's statement indicates that her teachers gave her emotional strength, confidence and that remained with her throughout life. डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के दौरान भी वो अपने टीचर की इन्फ्लुएंस को याद करती हैं और वहाँ से करेज उन्हें आता है। ये हाईलाइट करता है द लास्टिंग इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ अ टीचर ऑन द स्टूडेंट। दस द रोल ऑफ टीचर्स एक्सटेंड बियॉन्ड अकेडमिक्स। अकेडमिक्स के अलावा भी आपके टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में, डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस एंड द इमोशनल रिजिलियंस। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन लाइफ। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है जो बुक के अंदर कन्वे किया गया है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। मूर्ति स्टोरीज रिपीटेडली शो दैट कॉन्फिडेंस हेल्प इंडिविजुअल्स फेस चैलेंजेस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप इंडिविजुअली जो है चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे, सोशल डिफिकल्टीज को, पर्सनल स्ट्रगल्स को सक्सेसफुली। ठीक है, पीपल हु लैक कॉन्फिडेंस ऑफन बिकम fearful and dependent on others, while confident individuals can express themselves freely and take decisions courageously. मूर्ति herself acknowledges that उनकी जो एबिलिटी है कि आज वो कॉन्फिडेंटली स्पीक कर पाती हैं, प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाती है, come largely from the encouragement she received from her teachers. The book also suggests that confidence develops gradually through support, education, experience and positive guidance.
ठीक है। जब आपका जो कॉन्फिडेंस है जब आपको मिलता है, जब आप सपोर्ट मिलता है, आप एजुकेटेड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं और पॉजिटिव गाइडेंस के थ्रू। A supportive environment helps individuals believe in their abilities and face life with courage. अगर आपके पास एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट है तो आपके अंदर एबिलिटी आ जाती है जिंदगी को करेज के साथ जीने की, चैलेंजेस को फेस करने की। कॉन्फिडेंस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर मार्जिनलाइज्ड, जिन लोगों के पास शायद ज़्यादा चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं, जो गरीब है, उनके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और डिसएडवांटेज्ड इंडिविजुअल्स हु मस्ट स्ट्रगल अगेंस्ट द सोशल बैरियर एंड डिस्क्रिमिनेशन। मूर्ति की जो स्टोरीज है वो ऑफन पोर्ट्रे करती हैं कि ऑर्डिनरी पीपल हु सर्वाइव डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थ्रू डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ बिलीव। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज अनदर मेजर थीम इन द बुक। ये एक और मेजर थीम है बुक के अंदर। मूर्ति जो है बिलीव करती हैं दैट लाइफ ऑलवेज कंटेन्स डिफिकल्टीज, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड चैलेंजेस, बट अ पॉजिटिव आउटलुक अगर आप वहाँ पर करते हैं तो हेल्प्स इंडिविजुअल्स कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड विद होप एंड डिग्निटी। मैनी कैरेक्टर्स इन द स्टोरीज फेस पॉवर्टी, लोनलीनेस, सोशल इनजस्टिस एंड द इमोशनल सफरिंग, बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं, बट फिर भी वो ऑप्टिमिज्म और ह्यूमैनिटी को मेंटेन करके रखते हैं अपनी हार्डशिप्स के दौरान भी। उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो उनको इमोशनल डिफिकल्ट सिचुएशन सर्वाइव करने में मदद करता है। मूर्ति खुद जो है डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पॉजिटिविटी by learning valuable lessons from the painful experiences. Rather than becoming bitter and hopeless, she uses those experiences to understand human nature and more deeply. ठीक है, ये जो बुक है सजेस्ट करती है कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है डज नॉट मीन इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होता है। इंस्टेड इट मीन्स फेसिंग डिफिकल्टीज विद करेज, पेशेंस एंड hope. Such an attitude helps people maintain emotional balance and inner strength. Moral lesson from the stories. थ्रू वेरियस इंसिडेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस मूर्ति एम्फसाइज करती हैं कि जो एजुकेशन, कॉन्फिडेंस, कंपैशन और पॉजिटिविटी है वो इंटरकनेक्टेड है। एक जो अच्छा टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर नर्चर करता है कॉन्फिडेंस को, मॉरल वैल्यूज़ को, जो कि बाद में उनको मदद करता है लाइफ के चैलेंजेस पॉजिटिवली फेस करने में। ये जो स्टोरीज़ हैं ये एनकरेज करती हैं रीडर्स को कि आपको अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी गाइडेंस को वैल्यू करना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर। मूर्ति रिपीटेडली दिखाती है कि जो इमोशनल स्ट्रेंथ एंड ह्यूमैनिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मटेरियल सक्सेस आप लो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ आपकी ह्यूमैनिटी और मोरल वैल्यूज़ भी इंटैक्ट होनी चाहिए। उनका ये जो सिंपल और रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग बताने का तरीका है ये लेसन्स को प्रैक्टिकल और रिलेटेबल बनाता है रीडर्स के लिए। कंक्लूजन आप यहाँ से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। तो स्टूडेंट्स ये था आपका इंग्लिश लाइफ एंड लिटरेचर सब्जेक्ट की टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इन्हें ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपने स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखना कि हमारी जो लेक्चर्स हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए जो कि बिल्कुल परफेक्ट हैं, जो आपके एग्ज़ाम के बेसिस पर जो बनाए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आप नोट्स परचेज़ कर सकते हैं जो कि सिर्फ 50 रुपीज़ के हैं। ठीक है, और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियोस के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहना। ठीक है, और 3 लकी विनर्स बन सकते हैं, तो आपको फ्री नोट्स भी मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, एंड हमारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस्ड अपडेट्स DU सोल के हमारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और गिव अवे विनर्स के लिए। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।